युद्ध आखिरकार अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स के खिलाफ खत्म हो गया था और वो लैबिरिंथ्स जिन्होंने अनगिनत जिंदगियों को निगल लिया था अब खंडहर में बदल चुके थे। जो लोग उन अंधेरी सुरंगों से बाहर निकले उनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो इन्हीं मुड़ी तुड़ी जगहों में पैदा हुए थे। इन्हें डंजन बेबीज कहा जाता था, जो मॉन्स्टर मिल्क पर पले और अंधेरे ने जिन्हें तेज बना दिया। उनके अंदर ऐसी पावर थी जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन एक लड़का अलग था। वो किसी भी साधारण फ्लोर से नहीं आया था। वो रैंकर उस लैबिरिंथ के सबसे गहरे और सबसे अंधेरे लेवल से बाहर आया था, दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग लेकिन अजीब तरह से डरपोक। जब वो बड़ा हुआ तो उसने जमीन के ऊपर एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश की, एक गाइड की तरह काम करते हुए जो रूइन से होकर एक्सप्लोरर्स को रास्ता दिखाता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक रेकलेस एक्सपीडिशन गलत हो गया। मजबूर होकर उसने अपनी असली स्ट्रेंथ की एक झलक दिखा दी और खुद को और उस लड़की को बचा लिया। तभी अचानक उनके नीचे की फ्लोर टूट गई और वे फिर से अंडरग्राउंड की गहराई में गिर गए। जब वो जागा तो उसने कुछ ऐसा पाया जो किसी भी डंजन बेबी को कभी नहीं मिला था, एक लिविंग डंजन लैबिरिंथ जिसने उसे अपना मास्टर चुना। अब उसके पास अपना खुद का डंजन था जिसे वो किसी भी समय पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकता था, और अब उसका टास्क था इस डंजन को सबसे पावरफुल बनाना और पूरे अंडरवर्ल्ड को कॉन्कर करना। अब वो सिर्फ अंडरग्राउंड का एक ओवरपावर्ड सर्वाइवर नहीं रहा, वो अब उसका नया रूलर था जिसे एक डंजन को बिल्ड, एक्सपैंड और डिफेंड करना था। एक डंजन जो उसका वेपन भी था और उसका होम भी। वो अपने रिस्ट पर हाथ फिराता है और अचानक एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसे नागा लैबिरिंथ कहा जाता है। विंडो पर ढेर सारे स्टैट्स लिखे हुए हैं जो उसके सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो वो सारे टर्म्स और डिटेल्स ऑनलाइन खोजने लगता है और उसे पता चलता है कि ये ग्रीन सिस्टम विंडो बिल्कुल गेम्स जैसी है। उसे लगने लगता है कि शायद यही नागा लैबिरिंथ वही जगह है जहां उसे पहले स्नेक ने काटा था। वो ये भी सोचने लगता है कि शायद अबैंडन्ड लैबिरिंथ ने ही उसे अपना नया ओनर चुना है। जैसे ही वो ध्यान से देखता है उसे पोर्टल ऑप्शन के पास अचानक एक रेड सर्कल दिखता है जो 1 मिनट पहले वहां नहीं था। जिज्ञासावश वो सर्कल को प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां उसमें से आर पार निकल जाती हैं। तभी रियलिटी टूटने लगती है और अचानक वो उसी डंजन में वापस आ जाता है जहां से वो रेंकर बाहर निकला था। वहां उसे वही लैबिरिंथ एम्बलम दिखती है, लेकिन भले ही ये पहले जैसी दिख रही थी, इसमें कुछ अलग महसूस होता है, जैसे कि वो कहीं और आ गया हो। अचानक उसे स्टोन क्रीक्स की आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करता है कि वही स्नेक इस बार फिर से मूव करने लगा है। इस बार हमारा बॉय तुरंत स्टांस ले लेता है, जानते हुए कि स्नेक बहुत तेज है और वो वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता। जैसे ही स्नेक उसे काटने के लिए झपटता है, वो अपनी कोट खींचकर निकालता है और स्नेक के बाइट को ब्लॉक कर देता है। फिर वो कोट से स्नेक को लपेटकर एम्बलम से बांध देता है। हालांकि उसने फिलहाल स्नेक को रोक लिया है, लेकिन वो परेशान है कि कोट ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगी क्योंकि स्नेक आसानी से कपड़े को चीर सकता है। उसे एहसास होता है कि उसे एक ऐसा वेपन चाहिए जो सच में इसे खत्म कर सके। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें उसे बुलाती हैं और प्रोक्लेम करती हैं कि वो 8230 स्नेक्स का लिबरेटर है, डार्क डेप्थ्स का इनहेरिटर है और नागा थ्रोन पर बैठने वाला है। आवाज स्नेक से आती हुई लग रही थी। स्नेक कहता है कि वो बहुत छोटा और कमजोर है इस क्राउन का वेट उठाने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके पास इंतजार करने का समय नहीं है तो उसकी किस्मत है कि वो इस क्राउन के लिए यहाँ मौजूद है। ये सब सुनकर उसका सिर चकरा जाता है। वो कंफ्यूजन में पूछता है कि आखिर ये नागा थ्रोन क्या है और क्या स्नेक ही इस लैबिरिंथ का ओनर है। स्नेक उसके सवालों का जवाब देने की परवाह नहीं करता और बस उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है कि अब वो नागा का नया ऑनरेबल किंग है। वो गुस्से में है ये समझकर कि भले ही वो लैबिरिंथ से नफरत करता है, लेकिन अब वो इनका ओनर बन चुका है। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए एक बार डंजन में गया था। वो फिर से स्नेक को समझाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि उसने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि वो कभी भी लैबिरिंथ में कदम नहीं रखेगा। तभी उसे रसलिंग नॉइजेस सुनाई देती हैं और अचानक उसकी सिस्टर की आवाज आती है। वो हैरान होता है देखकर कि पोर्टल अभी भी खुला है और भी चौंक जाता है कि वो दूसरी तरफ से आवाजें सुन सकता है। जैसे ही दरवाजे का लीवर हिलने लगता है, उसकी सिस्टर उसे खोलने की कोशिश करती है। वो घबरा जाता है और तुरंत पोर्टल से कूदकर वापस अपने रूम में आ जाता है। वो जंप ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर टूट रहा हो, लेकिन शुक्र है कि सब ठीक था। उसकी सिस्टर आखिरकार दरवाजा खोलती है और पूछती है कि ये अजीब आवाजें क्या थीं और वो इतना पसीने पसीने क्यों हैं, जबकि वो तो सिर्फ कपड़े बदलने गया था। तभी दोनों को बैकग्राउंड में एक YouTube वीडियो चलने की आवाज सुनाई देती है। उसकी सिस्टर खुश हो जाती है, मानकर कि वो वीडियो गेम्स खेल रहा है। वो उत्साहित होकर रूम में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ऑकवर्डली वो उसे बाहर धकेल देता है और कहता है कि वो बस कोई रैंडम वीडियो देख रहा है और कुछ नहीं। उसकी सिस्टर यकीन नहीं करती और उसे टीज करती है, कहती है कि यह हैरानी की बात है कि उसे आखिरकार कोई हॉबी मिल गई। वो याद करती है कि उसके पास पहले कभी कोई हॉबी नहीं थी और बचपन में भी वो घंटों बस दीवारों को घूरता रहता था। सच कहें तो वो गलत नहीं थी। जब डंजन बेबीज आज़ाद हुए तो हमारा बॉय महीनों तक कोशिश करता रहा कि लैबिरिंथ की बची खुची यादें और थॉट्स से छुटकारा पाए जो उसके दिमाग में लगातार भरते रहते थे। आसपास की शांति उसे अजीब लगती थी। शायद यही वजह है कि बाकी डंजन बेबीज अब भी लैबिरिंथ्स की तरफ खींचते हैं। वैसे भी वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि उसे असल में उससे क्या चाहिए।
वो अचानक चुप हो जाती है और अपना सिर झुका लेती है। वो मानती है कि उसे गिल्ट हो रहा है कि उसके कारण उसे डंजन में जाना पड़ा। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और जल्दी से उसे रीअश्योर करने की कोशिश करता है। कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं। वो अपनी पॉकेट्स में पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने कोट पहना ही नहीं है। तब वो कमरे में नज़र घुमाता है और उसे कहता है कि 1 सेकंड रुको, वो अभी आता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी कोट लैबिरिंथ में उतार दी थी। जैसे ही वो पोर्टल की तरफ देखता है, वो एक चालाक मॉन्स्टर को देखता है जो उसकी कोट से उसका सामान लूटने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो पल भर के लिए शॉक में रह जाता है, लेकिन उसका पीछा करने से पहले वो जल्दी से अपनी सिस्टर को टालने की कोशिश करता है। कहता है कि वो अपनी पहली हॉबी का थोड़ा और मजा लेना चाहता है और उसे अकेला छोड़ दे। बिना उसकी रिस्पॉन्स का इंतजार किए वो दरवाजा पटक कर बंद कर देता है। उसकी सिस्टर उलझन में खड़ी रह जाती है, सोचते हुए कि उसने कभी उसे इतना एनर्जेटिक नहीं देखा। उधर दूसरी तरफ हमारा बॉय ध्यान से सुनता है जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि उसकी सिस्टर चली गई है। जैसे ही रास्ता साफ होता है, वो दरवाजा लॉक करता है, वापस डंजन में कूदता है और अपनी कोट उठाने के लिए दौड़ता है। वो कोट टटोलता है और अपना वॉलेट और फोन ढूंढ लेता है, लेकिन पैसे गायब हैं। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, बताती है कि उसकी गैर मौजूदगी में एक इम्प लैबिरिंथ में घुस आया और उसके पैसे चुरा लिए। मिसिंग इम्प को ढूंढने के लिए उसे सिंक्रोनाइजेशन पूरा करना होगा और लैबिरिंथ एंट्रेंस एक्टिवेट करनी होगी। जाहिर है जिनवू जोर से चीख पड़ता है। उसे रिडिकुलस लगता है कि एक इम्प ने कागज के टुकड़े चुरा लिए बजाय किसी शाइनी या प्रेशियस चीज के। सिस्टम उसकी चिल्लाहट का कोई जवाब नहीं देता, तो वो कोट को किनारे फेंक देता है। वो थ्रोन पर वापस धंसकर बैठ जाता है, अपनी करंट हालत पर फ्रस्ट्रेटेड होकर। फिर वो अपने हाथ को चेयर की आर्मरेस्ट पर जड़े और पर रखता है और एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। ये दोहराती है कि उसकी गैर मौजूदगी में एक इम्प लैबिरिंथ में आया और पैसे चुरा लिए। मिसिंग इम्प को ढूंढने के लिए उसे सिंक्रोनाइजेशन पूरी करनी होगी और लैबिरिंथ एंट्रेंस एक्टिवेट करनी होगी। जब तक सिंक्रोनाइजेशन पूरी नहीं होती, लैबिरिंथ की डिटेल्स एक्सेस नहीं की जा सकती। उसे पता चलता है कि वो इन सिस्टम विंडोज को इन ऑब्स के जरिए कंट्रोल कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अपने आर्म पर बने टैटू से। वो फिर चुपचाप बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे सिंक्रोनाइजेशन आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वो सिस्टम की इच्छा के आगे झुक जाता है, क्योंकि अभी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी मेहनत की कमाई वापस पाना है। उसे लगता है कि एक बार पैसा वापस मिल जाए तो वो इस जगह को ऐसे ही छोड़ देगा और ये बस बाकी अबैंडन लैबिरिंथ्स की तरह रह जाएगा। यही सोचकर वो येस बटन दबा देता है। थोड़ा लोडिंग होता है जिस पर लिखा आता है कंफर्मिंग क्वालिफिकेशन, और तभी उसे एहसास होता है कि उसे तो ये तक नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। वो नोटिफिकेशन को स्वाइप करने की कोशिश करता है, बड़बड़ाते हुए कि आखिर लैबिरिंथ का गेट अब तक क्यों नहीं खुला। जैसे ही वो अपनी सीट से उठने लगता है, गुस्से में ग्रम्बल करता है कि उसने इस बेकार की चीज पर इतना वक्त बर्बाद कर दिया। उसे लगता है कि पैसे ढूंढने का पुराना तरीका कहीं ज्यादा आसान और तेज था। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा है कि नागा किंग स्टेटस कंफर्म हो चुका है यूजर किम जिन-वू के लिए और सिंक्रोनाइजेशन जल्द ही शुरू होगी। लाइट उसके चारों ओर फैल जाती है जब वो क्लूलेस होकर थ्रोन पर बैठा रहता है। वही पुरानी आवाज फिर गूंजती है, बताती है कि अब वो नागा लैबिरिंथ का ओनर है जो 80,230 स्नेक्स का घर है। आवाज आगे कहती है कि नागा लैबिरिंथ अब रीस्ट्रक्चर होगा ताकि ये अपने ओनर के डेटा के हिसाब से ढल सके। अचानक पूरी जगह बदलने लगती है और जब सिंक्रोनाइजेशन खत्म होती है तो सब कुछ नए रूप में बदल चुका होता है, पहले के डरावने माहौल से कहीं बेहतर। सिस्टम स्टैट्स और डिटेल्स के साथ पॉपअप होता है, लेकिन हमारा बॉय देखता है कि खास कुछ बदला नहीं है, बस गेट इन्फो ऐड हुई है। वो विंडो को किनारे करता है और गेट की तरफ नजर डालता है, जहां उसे वही इम्प पास में दिख जाता है। वो उस छोटे मॉन्स्टर को पुकारता है, उसकी इतनी हिम्मत देखकर कि ये जगह पर वापस आ गया। इम्प वहीं फ्रीज हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आई, लेकिन तभी जिन-वू उसका गला पकड़ लेता है। वो पीछे नहीं हटता और उस छोटे क्रिटर को जोर से दबाने लगता है, फिर उसके चेहरे पर एक सॉलिड पंच मारता है। वो क्रीचर से मांग करता है कि अगर उसे अपनी बेकार सी जान प्यारी है तो पैसा वापस करे। छोटा मॉन्स्टर हाथ पांव मारने लगता है, इशारा करता है कि उसके पास अब कैश नहीं है। जिन-वू गुस्से में अपनी उंगलियां क्रैक करता है, तैयार हो जाता है इसे और बुरी तरह से सबक सिखाने के लिए। लेकिन तभी वो छोटा क्रीचर अपनी पॉकेट्स में टटोलने लगता है और एक स्टोन निकालकर मुआवजे के तौर पर सामने करता है। जैसे ही जिन-वू उस स्टोन को देखता है, उसे पहचान लेता है। वो क्रिम्सन स्टोन दरअसल एक डाउन जेम है। ये खास जूल्स होते हैं जो सिर्फ अंडरग्राउंड में मिलते हैं, गहराई में दफन या फिर दुर्लभ पौधों में छिपे होते हैं। इन्हें इस तरह हासिल करना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए ज्यादातर लोग बीस्ट्स को हंट करके और उनके रिमेन्स में ढूंढकर ही इन्हें पाते हैं। अपनी रेरिटी की वजह से डाउन जेम्स बहुत ऊंचे दामों पर बिकते हैं। जिन-वू को पता है कि भले ही एक परफेक्ट न हो, फिर भी उसकी कीमत लाखों वन होती है, और ये वाला तो उसके अंगूठे के जोड़ जितना बड़ा लग रहा है। वैसे 1 मिलियन वन करीब $830 के बराबर होता है। फिर भी जिन-वू इसमें वैल्यू देख लेता है, लेकिन वो क्रीचर अभी भी जिन-वू की पकड़ में तड़प रहा था। घबराकर वो फिर से अपनी पॉकेट्स टटोलता है और एक और स्टोन निकालता है।
दबाव सह न पाने पर इम्प दोनों स्टोन्स हवा में फेंक देता है और जोर से चीखता है। आखिर जिनवू उसका गला छोड़ देता है और तुरंत स्टोन्स पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक पकड़ लेता है, लेकिन ब्लू जेम उसके हाथ से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। छोटा मॉन्स्टर भी मौका देखकर सुरंग में भाग जाता है, लेकिन जिनवू अब उसकी परवाह नहीं करता क्योंकि उसके पास पहले ही 2 डाउन जेम्स आ चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे ब्लू स्टोन उछलता है, वो अचानक क्रैक हो जाता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत आता है, बताता है कि एक मिड रैंक डाउन जेम ऑल्टर पर ऑफर किया गया है। ये भी समझाता है कि डैमेज्ड लैबिरिंथ की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर होगी और अपग्रेड्स जल्द ही शुरू होंगी। लेकिन जिनवू अपना कीमती जेम खोना नहीं चाहता, इसलिए दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन स्टोन उसके हाथों में आते ही डस्ट में बदल चुका होता है। सिस्टम बताता है कि लैबिरिंथ की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर होने में 24 घंटे बाकी हैं और लैबिरिंथ अपग्रेड होने में 72 घंटे। जिनवू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस इस बात का दुख है कि उसने इतना बड़ा पैसा गंवा दिया, इतना कि उससे एक कार खरीदी जा सकती थी। 3 दिन बाद हुनी की शादी बिना किसी रुकावट के अच्छे से हो जाती है, थैंक्स टू उसके नए इन लॉज जो बेहद कंसिडरेट थे। नेगोशिएशन के बाद जिनवू उस इम्प से मिला डाउन जेम एक अप्रेजर को बेच देता है $18 मिलियन वन में। ये उसकी उम्मीद से कम था, लेकिन शादी के तोहफे के लिए काफी है। वो अपने डैड को इस बड़ी रकम के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए सीधे हुनी को ही देने का सोचता है। फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि उसने सिर्फ एक पत्थर से इतना कमा लिया। लैबिरिंथ अपग्रेड पूरे होने में 24 सेकंड बाकी रहते हैं और नोटिफिकेशन उसे उस खोए हुए स्टोन की याद दिलाता है। अगर वो गलती ना होती तो उसके पास अभी भी 36 मिलियन वन होते, लेकिन अब उसे लगता है कि पछताने से कुछ नहीं होगा। वो उम्मीद करता है कि अपग्रेड्स इस नुकसान की भरपाई कर देंगे। रियलिटी क्रैक होती है और पोर्टल खुलता है। वो अंदर कदम रखता है और नोटिफिकेशंस की बौछार होने लगती है। पहली अच्छी खबर यह है कि लैबिरिंथ का रैंक बढ़कर रैंक 1 से रैंक 2 हो गया है, लेकिन डाउनसाइड ये है कि लैबिरिंथ एक्टिवेट होने का मतलब है कि अब दूर दूर तक के बीस्ट्स और क्रीचर्स इसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं और लैबिरिंथ की डिफेंसेस अभी बेहद कमजोर हैं। इस सारी इन्फो में सबसे स्ट्राइकिंग डिटेल ये है कि एक नागा नेस्ट ओनर्स रूम के पास स्थापित हो गया है। जैसे ही नेस्ट का गेट खुलता है, धूल का गुबार निकलता है। अंदर झांककर वो देखता है कि एक नया कमरा बना है जो पहले दीवार से ब्लॉक्ड था। ये वैसा नहीं है जैसा उसने नागा नेस्ट की कल्पना की थी। उसे लगा था कि ये ज्यादा चिपचिपा और नमी वाला होगा। आखिरकार वो रेप्टाइल्स हैं। अचानक उसे मॉन्स्टर की मौजूदगी का एहसास होता है और सिस्टम रिवील करता है कि अब नागा नेस्ट में 6 नागा वर्कर्स हैं। हर बार जब लैबिरिंथ का रैंक बढ़ेगा, नए वर्कर्स ऐड होते रहेंगे। हालांकि उसने सोचा था कि वो मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन असल में वो काफी क्यूट लगते हैं। अब वो उसके नए अंडरलिंग्स हैं, नागा नेस्ट में रहते हुए अपने ओनर के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर्स की बात पर वो अपने अतीत को याद करता है जब वो खुद वर्कर था और जानता है कि इन्हें कौन से टास्क देने चाहिए। वो 3 को स्काउट्स बनने का आदेश देता है ताकि लैबिरिंथ के आसपास का मैप बना सकें। उन्हें निर्देश देता है कि संभावित डेंजर्स और रिसोर्सेज ढूंढें, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से हर हाल में बचें और सर्वाइवल को सबसे बड़ी प्रायोरिटी माने। आमतौर पर ऐसा काम करने के लिए गार्ड्स की जरूरत होती है, लेकिन अभी उसके पास मैन पावर नहीं है, तो वो इन्हीं छोटे क्रीचर्स पर भरोसा करता है। बाकी नागा वर्कर्स को वो आदेश देता है कि ऑपोजिट वॉल में खोदकर एक स्टोरेज स्पेस बना दें। हालांकि उसे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके छोटे और मोटे शरीर ना तो ताकतवर लगते हैं और ना ही तेज, और अंडरग्राउंड में उसने कभी इतना प्रे जैसा दिखने वाला कुछ नहीं देखा। लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरी में उन्हीं पर निर्भर होता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि जब वो बाद में जाकर देखता है तो पाता है कि इन 3 छोटे क्रीचर्स ने 1 घंटे से कम में एक नया कमरा खोद डाला। जैसे ही उसे थोड़ी उम्मीद बंधती है, सिस्टम अनाउंस करता है कि कुछ नागा वर्कर्स जो स्काउट्स बनकर बाहर गए थे लौट आए हैं। लेकिन एंग्जाइटी तब बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि सब वापस नहीं आए। उसे सिर्फ एक वर्कर उसकी ओर आते हुए दिखता है। वो तुरंत पूछता है कि बाकी कहाँ हैं, क्या उन पर हमला हुआ। फिर खुद पर गुस्सा करता है, सोचता है कि वर्कर्स को समन करने के लिए सोल्जर्स जैसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है। वर्कर्स खोने का मतलब हमेशा के लिए लॉस, और ये सोच उसे काटने लगती है। तभी उसका छोटा वर्कर बताता है कि बाकी सब सेफ हैं और वो अकेला इसलिए लौटा क्योंकि उसका पैक भरा हुआ था और उसे सप्लाईज उठाकर लानी थी। वो बहुत प्राउड फील करता है कि उसका ओनर सच में उनकी परवाह करता है। बाकी नागा अपने लीडर के लिए चीयर करते हैं और सिस्टम दिखाता है कि 4 नागा वर्कर्स का मोराल बढ़ गया है और उनकी वर्क एफिशिएंसी भी थोड़ी बढ़ी है। वो स्नेकी वर्कर जिनवू को एक मैप देता है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है, सिस्टम लैबिरिंथ मैप को अपडेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो इस विस्तृत और डिटेल लेआउट को देखता है, उसे एहसास होता है कि अब उसे खुद जगह जगह घूमकर मैप बनाने की जरूरत नहीं। फिर वो छोटा कंपेनियन अपनी सारी इकट्ठी की हुई चीजें जमीन पर डाल देता है, जिनमें कई दिलचस्प आइटम्स होती हैं। वैसे जो भी स्नेक कह रहा था वो सब स्नेकी लैंग्वेज में था, लेकिन जिनवू हमारे लिए ट्रांसलेट कर रहा है क्योंकि अभी हमारी उस छोटे मॉन्स्टर से इतनी गहरी दोस्ती नहीं है। जब वो आइटम्स देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या नहीं। ज्यादातर चीजें ग्रेट अंडरग्राउंड वॉर की लगती हैं, या तो आउटडेटेड या पूरी तरह रस्टी। कम से कम इससे उसे ये तो पता चलता है कि उसकी पैलेस में इंसानों का कांटेक्ट काफी समय से नहीं हुआ।
अचानक उसका ध्यान सामान के बीच कुछ चमकती हुई चीज पर जाता है। वो फटाफट उन चमकीले पत्थरों को उठा लेता है और हैरान रह जाता है ये देखकर कि वो डाउन जेम्स हैं। फिर वो सीधा अपने स्नेक दोस्त से पूछता है कि क्या उसने वहां और भी ऐसे पत्थर देखे थे। वो छोटा क्रीचर सिर हिलाकर हाँ कर देता है और जिनवू एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और उसे कह देता है कि जो भी आखिरी टुकड़ा मिले सब ले आना और ये मैसेज बाकियों तक भी पहुंचा देना। ये कमांड देकर वो अप्रेजल के लिए निकलने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। अगर उसके जाने के दौरान लैबिरिंथ पर हमला हो गया तो उसके छोटे दोस्त भी उसे अकेला छोड़ने के लिए राजी नहीं दिखते। वो कुछ देर सोचता है और मान लेता है कि बाहर निकलने से पहले उसे डिफेंसेस को और मजबूत करना पड़ेगा। वो अपने स्नेक दोस्त से पूछता है कि क्या वाकई नीचे और जेम्स हैं और वो लहराती आवाज में हाँ करता है। इस भरोसे के साथ जिनवू फैसला करता है कि अभी लैबिरिंथ की सुरक्षा ही उसकी प्रायोरिटी होगी। असली कैश तो बाद में भी कमा लेगा क्योंकि नीचे प्लेंटी जेम्स पड़े हैं। वो उन शाइनी स्टोन्स को ऑल्टर पर रख देता है। जैसे ही जेम्स को ऑल्टर पर रखा जाता है एक तेज रोशनी फिर से उठ खड़ी होती है। उस रोशनी को देखते हुए वो सोचता है कि उसने इतने साल डंजन से भागने की कोशिश की और अब खुद एक का मालिक बन गया है। धीरे धीरे वो समझने लगा है कि और डंजन बेबीज लैबिरिंथ्स के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं और क्यों वो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इस पूरी अंडरग्राउंड दुनिया में वाकई कुछ ऐसा है जो दिल को खींच लेता है और अब उसे लगने लगा है कि यही उसकी किस्मत है। जब वो उस अंधेरे और खतरनाक अंडरग्राउंड से ऊपर आया था तो उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी ऊपर की रोशन और सेफ जिंदगी में। अब उसे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एडजस्टमेंट की बात नहीं थी, असल में वो ऊब चुका था। ऊपर की जिंदगी कितनी बोरिंग है वो खुद मान लेता है। तो अब वो आखिरकार इस अंडरग्राउंड दुनिया को एक्सप्लोर करने निकलता है और नागा के किंग से कसम खाता है कि वो उनकी विशेस पूरी करेगा और नागा किंगडम का सम्मान वापस लाएगा। अपनी टेरिटरी का सोल प्रोटेक्टर बनने और प्राउड ओनर की तरह जीने के लिए वो नागा सोल्जर समन करना चाहता है। सिस्टम दिखाता है कि वो सिर्फ एक रैंक क्यू नागा सोल्जर और 2 नागा मेडा समन कर सकता है और अभी उसके पास 4 डाउन जेम एनर्जी बची है। साथ ही उसे सोल्जर्स की मेंटेनेंस फी भी उठानी पड़ेगी। वो सोचता है और पहले नागा सोल्जर समन करने का फैसला करता है, भले ही मेंटेनेंस फीस उसे परेशान कर रही हों। खर्चे बढ़ाने से पहले उसे और डाउन जेम्स जमा करने होंगे। आखिरकार वो एक नागा मेड और एक नागा सोल्जर समन करने पर ठहरता है। जैसे ही जिनवू समन करता है एक विशाल ओवरग्रोन लिजर्ड प्रकट होता है, उसका नया नागा सोल्जर। वो तुरंत उस भारी भरकम क्रीचर को आदेश देता है कि वो गेट पर जाकर वर्कर्स और स्टोरेज रूम की रक्षा करे। वो जायंट स्नेक बिना हिचकिचाए उसकी बात मान लेता है और हमारा लड़का दंग रह जाता है कि ऐसी मसल्स के साथ उसका गार्ड अकेले ही 5th फ्लोर लैबिरिंथ तक सोलो कर सकता है। इस जैक्ड अप लिजर्ड को समन करने के बाद जिनवू के पास सिर्फ 2 डाउन जेम एनर्जी बचती है और वो उन्हें एक नागा मेड समन करने में लगाता है। जैसे ही समनिंग शुरू होती है सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखाता है। इस बार एक एक्सट्रीमली रेयर हीरो रैंक नागा मेड समन हो रही है। हमारा लड़का समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जमीन अचानक हिलने और टूटने लगती है। एक तेज रोशनी उठती है और जब धुआं साफ होता है एक बेहद खूबसूरत नागा मेड उसके सामने खड़ी होती है। उसका नाम डोमिनिक है और वो किसी भी नॉर्मल नागा मेड जैसी नहीं है। वो अपने मालिक की सच्ची और लॉयल एडवाइजर है। वो मेड तुरंत सिर झुकाकर रिस्पेक्ट दिखाती है और जिनवू उसके दिमाग में उसकी आवाज सुन पाता है। वो उत्साहित होकर उससे कोई आदेश देने को कहती है। ये देखकर राहत मिलती है कि अब हमें बाकी सांपों की फुफकार सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनवू उसे पूरी स्थिति समझा देता है और डोमिनिक तुरंत एनालाइज करती है कि वो अभी भी ट्यूटोरियल स्टेज में है। जिनवू भी उदासी से मान लेता है। फिर वो उससे लैबिरिंथ मैप की एक्सेस मांगती है। जैसे ही जिनवू उसे परमिशन देता है सिस्टम लेआउट दिखा देता है जिसमें एक माइन और नियर बाय प्लांट्स हैं जिनमें डाउन जेम्स लगे हैं। जिनवू हैरान रह जाता है कि डोमिनिक कितनी आसानी से मैप पढ़ लेती है। डोमिनिक सजेस्ट करती है कि उन्हें काम शुरू करने से पहले सारी जगहें खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। वो पूछती है कि एक्सप्लोरेशन शुरू करना ठीक रहेगा। जिनवू हाँ कर देता है और कहता है कि उसे भी ये सब देखना अच्छा लगेगा। उनका पहला स्टॉप एक स्टैलेक्टाइट केव होता है जो लैबिरिंथ के पास है। मेड बताती है कि यहाँ की दीवारें कमजोर हैं, इसलिए एक टनल बनाकर सीधे माइंस तक पहुंचना और माइनिंग स्टेशन खड़ा करना आसान रहेगा। वो और समझाती है कि दीवार तोड़ने से मिनरल माइंस खुलेंगी जिनसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज और शायद डाउन जेम्स मिलेंगे। वो ये भी बताती है कि माइंस में जेम शेप्ड फ्लावर्स उगते हैं जो छोटे छोटे डाउन जेम्स पैदा करते हैं। अंडरग्राउंड प्लांट्स बहुत रेजिलिएंट होते हैं और किसी केयर की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो ये सब कलेक्ट करने का फैसला करती है। अंत में वो इस एरिया को लैबिरिंथ की डोमेन में शामिल करने के फायदे गिनाती है। सराउंडिंग टनल्स डिफेंस के लिए बढ़िया हैं और ये जगह पानी देती है जो सभी मेजर एरियाज के बीच में है। जिनवू फिर मैप पर बने एक खतरनाक मार्क के बारे में पूछता है। डोमिनिक बताती है कि वो टेरिटरी वाइल्ड बीस्ट से भरी हुई है। मैप पर वो पूरा इलाका बंद है क्योंकि वर्कर्स शायद वहां से भाग गए थे जब उन्हें एहसास हुआ कि वहां जानवर रहते हैं। वो समझाती है कि क्रीचर्स के हिसाब से वो जगह हंटिंग ग्राउंड बनाई जा सकती है ताकि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कवर हों। जिनवू उसकी थॉरोनेस देखकर हैरान रह जाता है। वो उसकी तारीफ करता है और डोमिनिक खुशी से मुस्कुराती है और कहती है कि वो बस अपनी मेड ड्यूटीज निभा रही है। जिनवू उसे रिएश्योर करता है कि उसे इतनी हम्बल होने की जरूरत नहीं है।
वो कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी नागा से बात कर पाएगा, ऊपर से उनसे सलाह भी मिलेगी। भले ही वो ऊपर जिंदगी जीता है, लेकिन वो लैबिरिंथ को निग्लेक्ट करने का कोई इरादा नहीं रखता। बस इतना है कि उसे यहाँ से दूर बहुत वक्त बिताना होगा। डोमिनिक मान लेती है और कहती है कि उसे उसकी चिंता समझ में आती है। वो समझाती है कि अभी उनके पास कोई लैबिरिंथ कॉर्प्स नहीं है तो कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन नीचे हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए। वो उसे आर्म्ड फोर्सेस बढ़ाने और लैबिरिंथ को अपग्रेड करने की सलाह देती है, जिसके लिए और डाउन जेम्स इन्वेस्ट करने होंगे। जिनवू पूछता है कि क्या वो सोल्जर्स को खुद समन नहीं कर सकती। डोमिनिक जवाब देती है कि डाउन जेम्स से एनर्जी निकालना और नागा समन करना सिर्फ लैबिरिंथ ओनर का काम है। आखिर में जिनवू पूछता है कि अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा तो। डोमिनिक समझाती है कि कुछ नागा ग्रुप से भटक सकते हैं या रिबेलियन की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बीस्ट्स सिर्फ ओनर को हराकर लैबिरिंथ नहीं छीन सकते। ओनरशिप वही पा सकता है जिसे लैबिरिंथ खुद चुनता है, और कोई भी नागा इतना बेवकूफ नहीं होगा कि अंडरग्राउंड में गूंजती हुई ग्लोरी को ठुकरा दे। फिर उनकी बातचीत वहीं खत्म होती है। जिनवू उसे कहता है कि अब वो उसके भरोसे है, और डोमिनिक वादा करती है कि वो अपनी पूरी मेहनत लगाएगी। उसके बाद वो दोनों डाउन जेम से लैबिरिंथ को अपग्रेड कर देते हैं। अब सीन ऊपर जमीन पर शिफ्ट होता है, जहां डाउन जेम अप्रेजल हो रहा है। अप्रेजल वाला पत्थर को ध्यान से देख रहा है। वो बताता है कि उसने सुना है बीस्ट्स अब अपर फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ रहे हैं, जिससे वेटरन एक्सप्लोरर्स के लिए भी अंदर जाना मुश्किल हो गया है। डीपर फ्लोर्स में कोई नहीं जा पा रहा, और इसी वजह से डाउन जेम्स की कमी है। वो ये भी मानता है कि उसे पता नहीं जिनवू कैसे इतने जेम्स ला रहा है, और सच कहे तो उसे जानना भी नहीं। उसकी असली दिलचस्पी ये है कि क्या जिनवू उसके साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिनवू बूढ़े आदमी की बात पर सोचता है, क्योंकि वो काफी समय से अंडरग्राउंड से दूर है और उसे वहां के हालात का कोई अंदाजा नहीं है। वो मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि उसे लैबिरिंथ के बारे में जानकारी चाहिए। बूढ़ा सिर हिलाकर कहता है कि उसे बस ये सुंदर रॉक्स चाहिए और बदले में वो सब बता देगा। फिर वो जबरदस्त इंटेल देता है कुछ छोटे हेल स्पाइडर्स के बारे में। वो समझाता है कि ये क्रीचर्स वैल्यूएबल जेम्स ड्रॉप करते हैं, और अगर इन्हें पकड़ लिया जाए तो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वो बताता है कि ये अभी पीयू गेट पर घूम रहे हैं, लेकिन जिनवू फौरन इस जॉब को ठुकरा देता है और वहां से निकलने लगता है। बूढ़ा आदमी दंग रह जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ना पागलपन है। वो पूछता है कि क्या इस जवान आदमी की कोई फैमिली नहीं है जिसकी उसे देखभाल करनी है, और उसे याद दिलाता है कि उसकी फैमिली की हालत हाल ही में फाइनेंशियल तौर पर कितनी खराब रही है। तभी जिनवू भगवान जैसी स्पीड से घूमता है और उस बूढ़े आदमी की टेबल को तोड़कर रख देता है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या ये बूढ़ा उसकी फैमिली पर नजर रख रहा था। बूढ़ा डरते डरते समझाता है कि डंजन बेबीज पर नजर रखना उसके काम का हिस्सा है, क्योंकि सब उसके जैसे डिसेंट नहीं होते। वो बताता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, अनलाइक जिनवू जो हमेशा एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी डाउन जेम्स लाता है। हमारा लड़का तुरंत पलटकर कहता है कि उसने हमेशा अपने जेम्स खुद ही ढूंढे हैं और कभी कोई गड़बड़ नहीं की। बूढ़ा आदमी मानता है कि वो ये जानता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं उन्होंने बहुत बुरा झेला है। कई के परिवार खत्म हो चुके हैं, और जिनके पास बचाने को कुछ नहीं होता उन पर भरोसा करना आसान नहीं होता। हालात बिगड़ते ही उन्हें सिर्फ खुद की परवाह करनी होती है, और वो जो भी करना पड़े वो कर डालते हैं। लेकिन चूंकि हमारे लड़के का परिवार है जिसकी उसे देखभाल करनी है, इसलिए मामला उसके साथ अलग है। तभी जिनवू बूढ़े आदमी के और करीब झुकता है, साफ कर देता है कि अगर उसके परिवार के साथ कुछ भी हुआ तो वो इस बूढ़े को दिखा देगा कि जब कोई डंजन बेबी टूट जाता है तो क्या होता है। जैसे ही हमारा लड़का आगे बढ़ता है, बूढ़ा आदमी वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जाने से पहले जिनवू ही उसे कहता है कि बस उसके डाउन जेम का पैसा उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दे, और इसके साथ ही वो बाहर निकल जाता है। बूढ़ा वहीं बैठा सोचता है कि ये लड़का उसकी टेबल को आधा तोड़ गया और मुआवजे का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन सच कहें तो वो ज्यादा हैरान भी नहीं है। डंजन बेबीज के साथ डील करते हुए इंसान को हमेशा अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद रखनी पड़ती है। सीन फिर फ्लैशबैक होता है जब हमारा लड़का छोटा था। वो डर में देखता है कि इंसानों को मकड़ियां जिंदा खा रही हैं। एक डंजन बेबी जिसे एक मॉन्स्टर ने छेदा है पूछता है कि जब उन्होंने सारी जिंदगी इन बीस्ट्स के लिए मजे खोदने में निकाल दी तो उन्हें क्यों मारा जा रहा है। अचानक एक विशालकाय मकड़ी जिनवू के ऊपर मंडराती है। उसकी तेज लाल आंखें उसे झकझोर कर जगा देती हैं। उसकी मेड फौरन परेशान होकर देखती है कि वो थका हुआ और हाँफ रहा है, और जल्दी पूछती है कि क्या वो ठीक है। लड़का बताता है कि उसे बस एक बुरा सपना आया था और चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब अतीत की बातें हैं। फिर भी उसके सर्वेंट्स और मेड उसके लिए चिंतित नजर आते हैं। वो उनकी प्यारी शक्लें देखकर हंस पड़ता है, और मेड पूछती है कि इस बार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वो बताता है कि वो इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि नागा वर्कर्स इतने खतरनाक लैबिरिंथ में वैसे नहीं हैं जैसे उम्मीद की जाती। वो पूछती है कि क्या उसे वो पसंद नहीं है, तो वो आश्वासन देता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ इसलिए कि वो लैबिरिंथ में बड़ा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि उसे जंगली डरावने बीस्ट्स पसंद हैं। सोचते हुए उसे एहसास होता है कि इन अजीब तरह से दोस्ताना नागा वर्कर्स की वजह से उसे यहाँ उतनी घबराहट नहीं हो रही जितनी उसने सोची थी। ये सच में एक अच्छा बदलाव है। वो अपनी मेड की तरफ मुड़ता है
और कहता है कि खबर है कि हेल स्पाइडर्स इधर उधर घूम रहे हैं। अभी तो वो सुरक्षित हैं क्योंकि वो यहाँ से दूर हैं, लेकिन वो गहराई वाले फ्लोर्स से बीस्ट्स के ऊपर चढ़ने की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए वो उससे पूछता है कि अपग्रेड कैसा चल रहा है। लड़की सिस्टम विंडो की तरफ चमकते हुए देखती है और बताती है कि लैब्रिंथ अपग्रेड पूरा होने में सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। ठीक उसी वक्त कई सिस्टम विंडोज उसके सामने पॉप होती हैं, बताती हैं कि लैब्रिंथ रैंक 3 पर अपग्रेड हो चुका है। अब कुछ नए फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं, नई फोर्सेस समन की जा सकती हैं और 6 नागा वर्कर्स जुड़ गए हैं। धूल का बादल उठता है। जैसे ही ये बैठता है वे लैब्रिंथ का कोर देखते हैं, सबका दिल। अगर ये नष्ट हो गया तो इस लैब्रिंथ की हर चीज खत्म हो जाएगी। मेड बताती है कि लैब्रिंथ की पावर पकड़ने की एक लिमिट होती है। ये अपग्रेड उसी पावर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो कहती है कि इसे खुले में रखना एक बेवजह कमजोरी जैसा लगता है, क्योंकि कोर के नष्ट होने का मतलब यहाँ की हर चीज का अंत होगा। लेकिन फायदा यह है कि जब तक कोर सुरक्षित है, लैब्रिंथ चाहे कितनी भी चोट खाए जीवित रहेगा। उसी वक्त एक और नोटिफिकेशन पॉप होती है जो कहती है कि लैब्रिंथ कोर एक्टिवेट होने के साथ अब दूर दराज के बीस्ट्स और क्रीचर्स को इसके अस्तित्व का पता चल चुका है। अचानक एक लाल विंडो फ्लैश होती है, चेतावनी देती है कि पास की चूहों की एक भीड़ लैब्रिंथ की तरफ बढ़ रही है और बस 1 मिनट में पहुंच जाएगी। इस धमाकेदार खबर के बाद मेड जल्दी बताती है कि उसे गार्ड्स की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि एक नागा सोल्जर काफी नहीं होगा। बिना वक्त गंवाए वो सिस्टम को और नागा समन करने का आदेश देता है। सिस्टम विंडो तुरंत पूरी लिस्ट दिखाती है और इस बार उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आर्चर्स, वॉरियर्स, मेजेस और प्रीस्ट्स। लेकिन उसे पता चलता है कि ये सब काफी ज्यादा डाउन जेम एनर्जी मांगते हैं और उसके पास फिलहाल सिर्फ 21 हैं। थोड़ी सोच विचार के बाद वो सिर्फ नागा सोल्जर्स पर टिकता है ताकि आने वाली 20 रैट्स की भीड़ का सामना किया जा सके। लेकिन मेड याद दिलाती है कि एक नागा सोल्जर एक बार में सिर्फ 4 हॉर्न रैट्स को संभाल सकता है। दूसरी तरफ नागा वॉरियर्स और प्रीस्ट्स 2 सोल्जर्स के बराबर हैं, आर्चर्स 3 से लड़ सकते हैं और मेजेस 5 से। मुश्किल यह है कि वॉरियर्स को छोड़कर बाकी सभी करीब से लड़ाई में कमजोर हैं। जिनवू सच में उसकी समझ से प्रभावित होता है और खुद को खुशकिस्मत मानता है कि उसके पास इतनी अमेजिंग मेड है। उसकी तारीफ सुनकर मेड पीछे खुशी से चीख पड़ती है। साफ है कि वो बेहद खुश हो गई। जिनवू दूसरी तरफ लैब्रिंथ को आदेश देता है कि एक नागा सोल्जर और 2 नागा वॉरियर्स समन करे। एनर्जी क्रैकल करती है और तुरंत ही एक नागा सोल्जर और 2 बेहद विशाल नागा वॉरियर्स सामने आ जाते हैं। ये वॉरियर्स उस नागा सोल्जर को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो कोई बच्चा हो जो पीछे अपनी पूंछ पर कांप रहा है। फिर हमारा लड़का देखता है कि पीछे खड़ा एक नागा वर्कर अजीब तरह से उदास दिख रहा है। जिज्ञासावश वो पूछता है कि क्या हुआ। मेड समझाती है कि नागा वर्कर्स हायर रैंकिंग नागस के म्यूटेशंस होते हैं। जितना मजबूत कोई नागा होता है उतना ही कमजोर सबस्पीसीज पैदा होने की संभावना होती है। उस छोटे से ने अभी अभी खुद को वैसे देखा है जैसा वो पैदा होता अगर म्यूटेशन ना होता। आखिरकार हमारे लड़के को समझ आता है कि ये नागा शायद आदेश मानता है, लेकिन अक्सर मोटिवेशन की कमी महसूस करता है। हालांकि चूंकि वो बाकी वर्कर्स से मजबूत है, वो कभी पीछे नहीं रहता। मेड उसे भरोसा दिलाती है कि वो बाद में उस छोटे नागा को समझा देगी, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करे, हमारा लड़का कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। वो उससे कहता है कि सभी नागा वर्कर्स को इकट्ठा करो और नए एडिशंस को भी लाओ। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उनसे खुदाई नहीं करवाने वाला, ये ज्यादा एक फील्ड ट्रिप जैसा होगा। वो याद दिलाता है कि नागा ऑनर को कितना महत्व देते हैं और चूंकि ये उनके लैब्रिंथ की पहली लड़ाई है, उन्हें ऐसी गौरवशाली घड़ी में छुपाना क्रूरता होगी। वो वादा करता है कि वो उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। छोटा नागा अब भी चिंतित और असमंजस में दिखता है, तो उनका मोराल बढ़ाने के लिए जिनवू उस पिकैक्स को उठाता है जो वर्कर नागा इस्तेमाल करता है। वो घोषणा करता है कि ये उसका गर्व का हथियार होगा और वो इसी से इस लड़ाई को जीतेगा। छोटा वर्कर आखिरकार थोड़ी खुशी से चमक उठता है। अब जिनवू तय करता है कि वक्त आ गया है इन चूहों को दिखाने का कि उन्होंने कितना बड़ा गलती की है स्नेक्स के इलाके में घुसकर। हम आखिरकार देखते हैं चूहों की आर्मी को खुद पर हंसते हुए कि वो आखिरकार बेवकूफ स्नेक्स के घोंसले तक पहुंच गए हैं। आगे देखते हुए जब वो कुछ नागा वर्कर्स को देखते हैं तो हंस पड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इस लैब्रिंथ का मालिक इतना मूर्ख है कि उसने इन बेकार स्नेक्स को भेजा है जिन्हें सिर्फ खुदाई करना आता है। चूहे अपने लीडर की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उसके पास बड़ा हॉर्न है और बड़ा दिमाग भी। फिर लीडर चिल्लाता है, दावा करता है कि वो स्मार्ट और स्ट्रांग है और स्नेक्स पहले ही गिर चुके हैं। ये आखिरी स्नेक नेस्ट है। छोटे छोटे चूहे जश्न मनाने लगते हैं, नाचते हैं, मानो लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत गए हों। लीडर के आदेश पर वो लैब्रिंथ की तरफ चार्ज करते हैं, तैयार आसान जीत पाने के लिए। इसी बीच नागा वर्कर्स अपने हथियार फेंक देते हैं, कांपते हैं क्योंकि जंगली चूहे उन पर टूट पड़ते हैं। एक चूहा एक नागा वर्कर पर तलवार लेकर झपटता है, लेकिन तभी जिनवू सीन में आता है। वो इतनी तेजी से उन छोटे क्रिटर्स को काट डालता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। वो एक मरे हुए चूहे को हवा में उठाता है और अपने अधीनस्थों से घोषणा करता है कि अपनी काबिलियत साबित करो और इन कीटों का नामो निशान मिटा दो। बाकी चूहे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों तरफ से फंस चुके हैं। जो चूहे पहले जीत का जश्न मना रहे थे अब डर के मारे रो रहे हैं, क्योंकि एक एक कर उनका खात्मा हो रहा है। हालात पूरी तरह पलट चुके हैं और साफ है कि ये लड़ाई उनकी सोच के मुताबिक नहीं जा रही। रैट्स का लीडर ट्रिस वहीं जम जाता है।
हिल तक नहीं पाता जब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसका दिमाग अतीत की ओर चला जाता है, जहां उसे याद आता है कि कैसे एक डंजन बेबी ने उसे बुलाया था। ट्रिस चिढ़कर कहता है कि वो वापस खुदाई करने जा रहा है और बेकार की बातों का समय नहीं है। डंजन बेबी उसे याद दिलाता है कि अगर वो सिर्फ खुदाई करता है तो उसकी जिंदगी का क्या मतलब है। ट्रिस जवाब देता है कि अगर वो खुदाई नहीं करेगा तो उसके मालिक उसे खा जाएंगे, जो बड़े और ताकतवर हैं। एक छोटे और कमजोर प्राणी के रूप में उसके पास कोई और चारा नहीं। डंजन बेबी उसे उकसाता है, कहता है कि उसे तो सबसे बड़ा और बहादुर चूहा होना चाहिए। ट्रिस पलटकर कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि बहादुरी और लापरवाही में फर्क होता है। तभी डंजन बेबी ट्रिस से पूछता है कि क्या वो मजबूत और बहादुर नहीं बनना चाहता, ठीक वैसे ही जैसे डंजन का मालिक। वो कहता है कि चूंकि ट्रिस हमेशा कमजोर और मामूली रहना चाहता है, वो बाकी चूहों को सिखाने जा रहा है कि कैसे मजबूत बने और डंजन के मालिक बने। ट्रिस कांपता है और पूछता है कि क्या ये सचमुच संभव है। डंजन बेबी पूरे भरोसे से जवाब देता है कि बिल्कुल सच है, और ट्रिस जैसा कोई जो सिर्फ खुदाई करता है वो भी लैबिरिंथ का मालिक बन सकता है। अचानक ट्रिस वर्तमान में लौटता है जब उसके साथी उसे पुकारते हैं, पूछते हैं कि अब क्या करें। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सब मर जाएंगे। स्पष्टता के एक पल में ट्रिस क्रिस्टल की तरफ दौड़ता है, याद करते हुए कि डंजन बेबी ने उसके बारे में क्या कहा था। उसे यकीन है कि अगर वो क्रिस्टल खा ले तो वो मजबूत बन सकता है, और अगर वो मजबूत हुआ तो सबको बचा सकता है। नई दृढ़ता के साथ वो क्रिस्टल की तरफ भागता है, चिल्लाता है कि वो जरूर जीतेंगे। सारे चूहे तुरंत नागा वॉरियर्स से लड़ाई में जुट जाते हैं। ट्रिस को क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए वक्त दिलाने की कोशिश में वे नागा वॉरियर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वॉरियर ट्रिस को भेदने की कोशिश करता है, एक और चूहा उसके सामने कूद पड़ता है और भाला उसके शरीर से आर पार हो जाता है। अपनी आखिरी सांस में वो ट्रिस से कहता है कि दौड़ो और अपनी कौम को बचाओ। अपने साथी की कुर्बानी से प्रेरित होकर ट्रिस आगे बढ़ता है, यकीन करते हुए कि क्रिस्टल खाना ही उनके लिए जिंदा रहने और अपने मालिकों के हाथों खाए जाने के डर से निकलने का एकमात्र रास्ता है। नागा मेट जिनवू को आवाज देती है, और जब वो उस गंदे चूहे को कोर की तरफ दौड़ते देखता है तो वो नागा वॉरियर से उसका भाला मांगता है। इसी बीच ट्रिस लगभग कोर तक पहुंच चुका है। छोटे छोटे नागा वर्कर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इतने छोटे और कमजोर हैं कि एक रैट की फुर्ती के सामने कुछ नहीं कर पाते। उस नाजुक पल में जिनवू हवा में तैरते हुए अपनी स्पीयर फेंकता है। वो स्पीयर सीधे उस बेचारे रैट को चीर देती है जो क्रिस्टल तक पहुंच ही चुका था। उसकी आजादी की आखिरी कोशिश वहीं खत्म हो जाती है। जिनवू की आंखों के सामने एक लाल नोटिफिकेशन चमक उठता है, दिखाता हुआ कि स्पीयर अटैक की वजह से ऑल्टर की एचपी कितनी तेजी से गिर गई। धुंध छटते ही क्रिस्टल के पास अब भी ट्रिस छटपटा रहा है। उसके दांत आजादी से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रह गए हैं, लेकिन सब बेकार है। वो पहले ही उस स्पीयर से जकड़ा जा चुका है। अंत करने के लिए जिनवू उसका सिर कुचल देता है, और वहीं उसी पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेट समझाती है कि जिनवू की स्पीयर ने कोर को उससे ज्यादा डैमेज पहुंचाया जितना ट्रिस कर पाता। जिनवू जवाब देता है कि वो रैट कोर के बहुत करीब था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वे अपनी जाति की कुर्बानी देकर आगे बढ़ेंगे। वो स्पीयर वापस नागा वॉरियर को लौटाने ही वाला होता है कि मेट बताती है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लीडर के मरते ही बाकी रैट्स की लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अब बचे हुए रैट्स को हराना ऐसे है जैसे चींटियों को रौंद देना। जिनवू मानता है कि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि रैट्स इतने कमजोर निकलेंगे। उसे लगता है उसने लड़ाई के लिए जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली। मेट बताती है कि भले ही उनकी संख्या ज्यादा थी, मगर वे बस थोड़ा ही मजबूत हैं नागा वर्कर्स से। वो ये भी जोड़ती है कि कुछ लैबिरिंथ्स उन्हें पकड़कर वर्कर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, यही वजह है कि उनकी कुल ताकत कमजोर है। जिनवू मानता है और बताता है कि नागा अपने बड़े शरीर के बावजूद कितनी स्मूथली ग्लाइड करते हैं। उनकी लंबी पूंछ उन्हें बैलेंस बनाने देती है और उन्हें जल्दी और आसानी से मूव करने में मदद करती है। वो मानता है कि इससे वे बैटल में काफी ट्रिकी ओपोनेंट्स बन जाते हैं। उधर एक अंधेरी सुरंग में आग की चटचटाहट के बीच वही जानी पहचानी डंजन बेबी की आवाज सुनाई देती है जिसने पहले ट्रिस को लड़ने के लिए उकसाया था। वो डंजन बेबी अपने मास्टर को बताता है कि वहां एक हीरो रैंक्ड मेड और 4 नॉर्मल रैंक्ड सोल्जर्स थे। साथ ही ओनर को लैबिरिंथ मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही जल्दबाजी में अपनी फोर्सेस समन कर ली। मास्टर जो अपने सिंहासन पर बैठा है गुस्से से पूछता है कि क्या ये छोटी सी जानकारी 20 वर्कर्स की बलि देने लायक थी। डंजन बेबी झुककर माफी मांगता है, लेकिन मास्टर बीच में ही काट देता है और आदेश देता है कि जाकर और रैट्स पकड़ लाओ। ये साफ नहीं है कि वो सचमुच डंजन बेबी है या नहीं, लेकिन उसके बर्ताव से वैसा ही लगता है। मास्टर फिर पूछता है हायर्ड मर्सनरी के बारे में। तब एक क्लोक्ड आदमी बताता है कि वो अभी भी सबसे सही रास्ता ढूंढ रहा है लैबिरिंथ पर हमला करने के लिए। मास्टर आदेश देता है कि मर्सनरी लौटे तो बैटल की तैयारी कर दी जाए। डंजन बेबी बहस करता है कि युद्ध सिर्फ एक मर्सनरी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन मास्टर उसे टोक देता है और याद दिलाता है कि वो भी तो एक मर्सनरी ही है। इसके अलावा मास्टर बताता है कि वो मर्सनरी खुद को ड्रैगन्स का डिसेंडेंट कहता है, और भले ही उसका खून डाइल्यूट हो गया हो, उसमें अब भी इतनी ताकत होगी कि एक छोटा सा लैबिरिंथ जीत सके। सीन बदलता है विक्ट्री पैनल पर, जहां बैटल की सफलता हाईलाइट होती है। नोटिफिकेशन बताता है कि नागा थोड़े बहुत बैटल के आदी हो गए हैं, लेकिन ओपोनेंट्स इतने कमजोर थे कि उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला।
डंजन ओनर की कैरिस्मा थोड़ी बढ़ती है और उसे बिगिनर कमांडर का टाइटल भी मिलता है। मेड उसे बधाई देती है, लेकिन नोटिस करती है कि जिनवू कुछ परेशान है। जिनवू बताता है कि भले ही वे जीत गए, रैट्स आसानी से ओनर्स रूम तक पहुंच गए। अगर लीडर सोल्जर्स की बजाय कोर पर ध्यान देने के बजाय उन पर हमला करता तो मेड या बाकी वर्कर्स घायल हो सकते थे। ये सुनकर मेड रोने लगती है, क्योंकि उसका मास्टर कोर से ज्यादा उनकी सुरक्षा की परवाह करता है। जिनवू अपने वॉरियर्स की तरफ मुड़कर उन्हें याद दिलाता है कि अपनी पहली जीत की खुशी कभी मत भूलना। वो जोर देता है कि ये अंडरग्राउंड है जहां सिर्फ स्ट्रांग सर्वाइव करते हैं और वीक पेरिश हो जाते हैं। उनके पास ऐसे कमजोर क्रीचर्स पर जीत की खुशी मनाने का वक्त नहीं है। वह घोषणा करता है कि चूंकि उनका नागा लैबिरिंथ अब भी इन्फेंसी में है, तो अब से नागा के इतिहास का नया अध्याय शुरू होगा। वे अपने स्टोरेज रूम्स को ट्रेजर्स से भरेंगे, अपनी टेरिटरीज बढ़ाएंगे और अपने नेस्ट को फोर्ट्रेस में बदलेंगे। सब मिलकर अपनी लेगेसी खुद बनाएंगे और लेजेंड्स के रूप में याद रखे जाएंगे। दिन बीतते हैं। हॉर्न रैट्स की लड़ाई के बाद मरे हुए रैट्स के बॉडीज और वेपन स्टोरेज रूम में पहुंचाए जाते हैं, जहां नागा उन्हें खा जाते हैं, जिससे मेंटेनेंस फीस कुछ समय के लिए कम हो जाती है। 3 नागा वर्कर्स को माइंस के लिए इंगॉट स्टेशन बनाने भेजा जाता है, जबकि बाकी गार्ड्स बना दिए जाते हैं। वे माइंस और प्लांटिंग एरियाज के बीच आना जाना करते हैं और डाउन जेम्स इकट्ठा करते रहते हैं। इस बीच जिनवू अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। क्या उसे नाइट्स को बाहर पेट्रोल पर भेजना चाहिए और स्नेक्स के लिए हंटिंग ग्राउंड्स बनवानी चाहिए? लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पास नए सोल्जर्स समन करने के लिए पर्याप्त जेम्स नहीं है। कोई और रास्ता न पाकर वो नागा द्वारा छोड़े गए हॉर्न रैट्स के हॉर्न्स इकट्ठा करता है, क्योंकि नागा ने बस फ्लैश खाया था, हॉर्न्स छोड़ दिए और बायाक के पास जाता है। अप्रेजर हॉर्न्स की रेयरिटी देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि हॉर्न रैट्स की छिपने की क्षमता की वजह से ये मिलना मुश्किल होता है। जिनवू पूछता है कि क्या वाकई ये चीज कीमती है? बायक बताता है कि डंजन से आने वाली हर चीज बिकती है, जैसे डियर एंटलर्स का इस्तेमाल होता है। फिर भी जिनवू उम्मीद करता है कि उसे कुछ डाउन जेम्स मिलेंगे। उसके चेहरे पर निराशा देखकर बायक समझता है कि वो मुश्किल समय से गुजर रहा है। वो जिनवू को डिसमिस करता है और कहता है कि पैसे उसके अकाउंट में भेज देगा, लेकिन जिनवू खड़ा ही रहता है। बायक उसे बोलने के लिए उकसाता है। आखिरकार जिनवू बताता है कि वो स्पाइडर हंट में ज्वाइन करना चाहता है, जिसका जिक्र पिछली बार हुआ था। बायक तुरंत समझ जाता है कि शायद उसे पहले से ही पछतावा हो रहा है। जिनवू साफ कहता है कि उसे और जेम्स चाहिए। बायक हैरान होकर पूछता है कि आखिर एक लड़के को डाउन जेम्स की इतनी जरूरत क्यों है? जिनवू चिढ़कर जवाब देता है कि ऑब्वियस है, पैसे चाहिए, इसलिए डाउन जेम्स बेचेगा। बायक उसकी जरूरत समझता है। भले ही पिछली बार जिनवू ने उसकी ऑफर ठुकराई थी और उसकी डेस्क भी तोड़ दी थी, इस बार वो उसे सेकंड टीम में शामिल करता है, क्योंकि फर्स्ट टीम पहले ही निकल चुकी है। फिर वो जिनवू का लेवल पूछता है। जिनवू चुटकी लेता है कि बायक को ये पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि वो उस पर चोरी छिपे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पहले बायक प्रोटेस्ट करता है, फिर मान जाता है और कहता है कि बात वहीं खत्म करो। जिनवू फिर भी जवाब देता है कि उसने खुद लेवल नहीं जाना, लेकिन उसे 12th लेवल पर रेस किया गया था। बायक ये सुनकर दंग रह जाता है और मानता है कि जिनवू मजाक कर रहा है, लेकिन जिनवू शांति से बताता है कि हाँ, वो अंडरग्राउंड ड्यूक के लैबिरिंथ के 12th लेवल पर ही पला था, जब तक कि वो बाहर की दुनिया में नहीं आया। बायक की आंखों में तनाव साफ दिखता है। वो सोचता है कि जिनवू जरूर बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि कोरिया में ये हाईएस्ट लेवल डंजन टाइप है। लेकिन जिनवू प्रभावित नहीं होता और कहता है कि उसे समझ नहीं आता सब लेवल को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं। बायक पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि डंजन बेबी की ताकत कैसे तय होती है। जिनवू बताता है कि ऊपर आने के बाद से उसने डंजन से दूरी बना ली थी। उसे नहीं पता कि लेवल सिस्टम कैसे काम करता है, ये लोग तय करते हैं या अंडरग्राउंड खुद। बायक अब उसकी जरूरत समझता है और उसे बताने लगता है। वो हॉर्न पर कार्टूनिश आकृतियां बनाते हुए बताता है कि डंजन बेबी का लेवल असल में उस डंजन के लेवल से तय होता है जहां वे पले होते हैं। इसका मतलब जिनवू का लेवल 12 है, जो दुनिया के सबसे रेयर लेवल्स में से एक है। इसके अलावा लेवल्स 1 से 3 पर पले बच्चे नॉर्मल इंसानों से थोड़े स्ट्रांग होते हैं और सर्च पार्टीज का हिस्सा बनते हैं। लेवल्स 4 से 6 वाले बच्चे सर्च पार्टीज या अटैक यूनिट्स में जाते हैं, क्योंकि उनमें एनहांस्ड सोल्जर्स की ताकत होती है। लेवल 7 से 9 वाले बच्चों में बीस्ट्स जैसी ताकत होती है। ये रेयर होते हैं और अक्सर घमंडी भी। लेवल्स 10 और उससे ऊपर वालों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ऐसे बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये लोग सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ और स्पीड रखते हैं। बायक उत्सुक होकर पूछता है कि क्या जिनवू में भी कोई खास क्वालिटीज हैं, जैसे आंखों से लेजर्स निकालना। जिनवू उसे घूर कर याद दिलाता है कि वो बिना वेपन के ही उसे मार सकता है, क्योंकि बायक बस एक कमजोर बूढ़ा है। बायक तुरंत समझ जाता है। फिर जिनवू पूछता है कि क्या उसके लिए कोई स्पॉट है। बायक कहता है कि अगर टीम में कोई लेवल 12 मेंबर नहीं है तो जिनवू जरूर लिया जाएगा, लेकिन जिनवू अपना लेवल छुपाना चाहता है। बायक याद दिलाता है कि इससे उसे कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि पेमेंट लेवल पर निर्भर करती है। जिनवू मान जाता है। बायक फोन पर कांटेक्ट करते हुए उसे शेड्यूल टेक्स्ट करने और आइटम्स रेकमेंड करने का वादा करता है, यहाँ तक कि इक्विपमेंट भी देने की पेशकश करता है, लेकिन डेस्क फिर से मत तोड़ने की चेतावनी देता है। जिनवू मान जाता है
और धन्यवाद कहता है। जाने से पहले बायाक उसे याद दिलाता है कि आईडी कार्ड और फोटो लाना, ताकि उसके लिए एक फेक डंजन बेबी आईडी बना सके। जब जिन वू बिल्कुल अनजान नजर आता है तो बायाक फिर से शॉक हो जाता है कि ये लड़का किस दुनिया में जी रहा है। बाद में जिन वू अपने नागा रिल में लौटता है, जहां डोमिनिक उसकी नकल करके ग्रैंड स्पीच दे रही होती है कि वे लेजेंड्स बनेंगे। अचानक जिन वू पूछता है कि ये क्या बकवास कर रही है, जिससे वो डर जाती है। वो हकलाने लगती है, लेकिन जिन वू बात छोड़कर डेली रिपोर्ट मांगता है। डोमिनिक बताती है कि वर्कर्स मिनरल्स खनन कर रहे हैं, स्टॉलेक्टाइट केव को बेस बना लिया है। उन्होंने माइंस और प्लांट से कुछ डाउन जेम्स भी जुटाए हैं। साथ ही उन्होंने एक बीस्ट पकड़ा जिससे डाउन जेम्स निकाले, और अब उसका शरीर स्टोरेज रूम में रिसोर्सेज के लिए यूज हो रहा है। जिन वू खुश होता है और जेम्स देखने को कहता है। डोमिनिक तुरंत दिखाती है, लेकिन एक जेम हाथ से छूट जाता है। डंजन तुरंत उसे लैबिरिंथ एनर्जी में बदल देता है। बिना देर किए जिन वू उसे एक नागा समन करने में यूज करने का आदेश देता है। डोमिनिक भावुक हो जाती है कि उसने जेम खुद के लिए नहीं बल्कि लैबिरिंथ के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। जिन वू बताता है कि उसे ऊपर की दुनिया में इनका कोई यूज नहीं। वो आगे बताता है कि वो शायद 2 हफ्तों तक वापस नहीं आएगा। जब डोमिनिक कारण पूछती है तो जिन वू उसे बताता है कि वो हेल स्पाइडर्स को हंट करने जाएगा। उसका मानना है कि लैबिरिंथ को अपग्रेड करने के लिए मिड रैंक डाउन जेम्स चाहिए और उनके फ्लोर के लो ग्रेड जेम्स अब काम नहीं आएंगे। इसके बाद वो एक नागा समन करता है और सिस्टम उसे एक स्टैंडर्ड लेवल नागा आर्चर देता है। नए समन्ड सोल्जर को देखते हुए वो सोचता है कि उसका प्यारा मोटा ग्रीन वर्कर जब पूरा बड़ा होगा तो कैसा दिखेगा। फिर वो डोमिनिक की ओर मुड़ता है और नोटिस करता है कि उन्होंने लगभग सारे डाउन जेम्स नागा समन करने में इस्तेमाल कर दिए हैं। इसलिए वो बाकी बचे हुए मेंटेनेंस फीस के लिए छोड़ने का फैसला करता है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपनी मेड से गंभीर लहजे में बात करता है। पोर्टल को ध्यान से देखते हुए वो पूछता है कि क्या पोर्टल का साइज एडजस्ट करना मुमकिन है। थोड़ी देर बाद हमारा लड़का पू अंडरग्राउंड गेट के सामने खड़ा होता है। आगे बढ़ने से पहले टीम की लीडर लाई जूनी एक छोटा सा ब्रीफिंग देने का फैसला करती है। वो अपना परिचय देती है और स्पीच को छोटा रखती है, क्योंकि उसके पार्टी मेंबर्स पहले से ही एक्सपीरियंस्ड हैं। ये एक्सपीडिशन 2 हफ्तों तक चलने वाली है और इसमें 22 लोग शामिल हैं। 7 सर्च और अटैक यूनिट के हिस्से हैं, जबकि 15 सर्च पार्टी के। सारे डंजन बेबीज अलग अलग लेवल के हैं, जो उनके आर्म बैंड से पता चलता है। इसके साथ ही वो ब्रीफिंग खत्म करती है। एक गार्ड फिर उसे इन्फॉर्म करता है कि एक्सपीडिशन टीम आगे बढ़ सकती है और अपने साथी को गेट खोलने का आदेश देता है। गेट खोलने की घोषणा के साथ जुनियोंग सबको जल्दी करने के लिए कहती है, याद दिलाते हुए कि वो पहले ही टीम 1 से काफी पीछे हैं। फिर वो सबको सुरक्षित लौटने की दुआ देती है। कुछ देर बाद उनके एक्सप्लोरर्स में से एक विपटेल लिजर्ड में फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जुनियोंग सबको सतर्क रहने को कहती है, क्योंकि मॉन्स्टर की टंग पहले से ही व्यस्त है, जिसका मतलब है कि अब वो अपनी टेल से अटैक कर सकता है। फिर वो इंस्ट्रक्ट करती है कि पीछे से अटैक करो। एक डंजन बेबी रिमार्क करता है कि ऐसे बीस्ट से शुरुआत करना मतलब है कि अच्छे पैसे कमाने के चांसेस कम हो गए। इसी बीच फंसा हुआ एक्सप्लोरर मदद के लिए चिल्लाता रहता है, जबकि दूसरा कैजुअली कमेंट करता है कि आजकल के एक्सप्लोरर्स इतने एफिशिएंट नहीं हैं। प्लान्स और टीममेट्स चुनने की केयरफुल प्रोसेस के बावजूद लोग फिर भी मरते रहते हैं। कोई और कमेंट करता है कि वॉर को 10 साल हो चुके हैं, फिर भी लोग घायल या मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि ज्यादातर एक्सप्लोरर्स अपनी 20 या 30 में हैं, जो उन्हें अच्छे फाइटर्स नहीं बनाता। कोई ऑप्शन ना बचने और कर्ज से दबे होने के कारण बहुत से लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं और बीस्ट्स का शिकार बन जाते हैं। फिर एक एक्सप्लोरर आह भरते हुए आराम से अपनी सोर्ड खींचता है और इन लोगों की ट्रैजिक जिंदगी के बारे में सोचता है। अचानक सब हैरानी से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा लड़का मॉन्स्टर को स्लैश कर ट्रैप्ड एक्सप्लोरर को आज़ाद कर देता है। सब स्टन रह जाते हैं ये देखकर कि एक लेवल 7 मर्सनरी ऐसा काम कर सकता है। मौके का फायदा उठाकर जुनियोंग तुरंत अपनी टीम को ओपन वूंड पर एम करने का आदेश देती है। दुर्भाग्य से वो आदमी पहले ही मर चुका होता है। वो कमेंट करती है कि उसे तभी मूव कर जाना चाहिए था जब उसे खून चिपकता हुआ महसूस हुआ। फिर वो बाकी सबको डाउन जेम्स कलेक्ट करने और रीग्रुप होने का आदेश देती है। वो इंस्ट्रक्ट करती है कि काम पूरा करने के बाद सब अपने ऊपर स्प्रे करें ताकि उनकी सेंट छुप जाए। फिर वो भागकर हमारा लड़का के पास जाती है और उसकी स्किल की तारीफ करती है, क्योंकि विपटेल लिजर्ड को पियर्स करना आसान काम नहीं है। अब उसे समझ आता है कि बेक ने उसे रेकमेंड क्यों किया था। हालांकि वो उसे वार्न करती है कि बिना उसके ऑर्डर्स के एक्ट मत करना, चाहे जितनी भी ताकत दिखाने की इच्छा क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे स्टंट उसे मेन बैटल से पहले थका सकते हैं। जिन वो श्योर नहीं है कि एक्शन लेना गलती थी या नहीं। वो समझाती है कि ये उसकी कंसर्न दिखाने का तरीका है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस आसानी से ऐसे बीस्ट्स को संभाल सकते हैं। उन्हें असली बैटल के लिए एनर्जी बचाकर रखनी होगी, जो इससे कहीं ज्यादा कठिन होगी। जिन वो उसके एक्सप्लेनेशन के बावजूद नॉनशलेंटली रिप्लाई करता है कि उसने मूव सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ठंड से उसका शरीर अकड़ रहा था। तभी एक और सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म करता है कि टास्क पूरा हो चुका है। वो पूछती है कि सेफ पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना चलना होगा। जवाब मिलता है कि आधा घंटा और चलना होगा। जिन वो इस आउटकम को एक्सपेक्ट करता है, लेकिन वो जानता है कि नॉर्मल एक्सप्लोरर्स और डंजन बेबीज में बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर एक एक्सप्लोरर पूछता है कि क्या वो कॉप्स को यहीं छोड़ देंगे। वो जवाब देती है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि उसे साथ ले जाने से और बीस्ट्स आ सकते हैं। इसी बीच जिनवू चुपचाप ऑब्जर्व करता है कि ये लोग कितनी क्रूअल्टी और कैजुअल एटीट्यूड से दूसरों की मौत को हैंडल करते हैं। फिर भी उसे यकीन है कि अगर डेड पर्सन डंजन बेबी होता तो ट्रीटमेंट बहुत अलग होता। वैसे भी ये उसका कंसर्न नहीं है। एक हफ्ते बाद वो लोग दूसरे फ्लोर के एंट्री वे पर पहुंचते हैं। जुनयोंग रिपोर्ट मांगती है। एक्सप्लोरर बताता है कि उन्हें 2 व्हिप टेल लिजर्ड्स मिले। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, बस कुछ माइनर इंजरीज हुई। जुनयोंग टीम तक पहुंचती है और देखती है कि कई मेंबर्स ने डाउन जेम्स कलेक्ट किए हैं। सब हैरान होते हैं कि एंट्रेंस पर ही इतने जेम्स मिल गए। एक पूछता है कि जेम्स की कुल वर्थ कितनी होगी। दूसरा जवाब देता है कि ये लगभग 50 मिलियन वन तक बिक सकते हैं। एक एक्सप्लोरर डिसअपॉइंटमेंट जताता है, सोचते हुए कि अपनी जिंदगी रिस्क में डालकर उन्हें सिर्फ 2 मिलियन वन ही मिलेंगे जब हिस्सा बटेगा। लीडर इस कमेंट पर इरिटेट होता है और समझाता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तक उन्होंने सिर्फ छोटे डाउन जेम्स कलेक्ट किए हैं। वो मिड लेवल जेम्स पाने की संभावना पर चर्चा करता है जो उन्हें हेल स्पाइडर्स से मिल सकते हैं। एक एक्सप्लोरर पूछता है कि उनकी वैल्यू कितनी होगी। वो जवाब देता है कि हर एक की कीमत 10 मिलियन वन होगी। एक्सप्लोरर स्टन रह जाता है, ये सोचकर कि इतनी बड़ी रकम मिल सकती है। उसी समय युंगटाई टेंस एक्सप्रेशन के साथ जुनयोंग को एड्रेस करता है और बताता है कि लगता है पहला टीम हवा में गायब हो गया है क्योंकि उन्हें इंटेंस फाइट के निशान मिले हैं। जुनयोंग अज्यूम करती है कि पहला टीम स्पाइडर्स कैप्चर कर चुका होगा। हालांकि यंग पहले टीम से मिले अजीब ट्रेसेस बताने ही वाला होता है कि तभी कोई घबराते हुए उनकी ओर दौड़ता है और बताता है कि उसके टीममेट्स में से एक डाउन जेम उठाने की कोशिश करते हुए वहीं फ्रीज हो गया। सब पैनिक करने लगते हैं। जुनयोंग तुरंत स्थिति एनालाइज करती है और समझ जाती है कि डाउन जेम ऊपर से गिरा था। वो तुरंत सबको बैटल के लिए तैयार होने का आदेश देती है। फिर वो यंग की ओर मुड़ती है और फ्लेयर्स तैयार करने को कहती है। इसके बाद वो खुद एक फ्लेयर फायर करती है। जैसे ही लाइट सीलिंग तक पहुंचती है, सब शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि पहला टीम सीलिंग पर स्पाइडर वेब्स में बंधा हुआ है। उनकी हालत देखकर जुनयोंग कंक्लूड करती है कि उन्हें एरिया में पहले टीम के निशान क्यों मिले। गिनती करके वो मान लेती है कि टीम का आधा हिस्सा मरा हुआ हो सकता है क्योंकि सिर्फ 10 ही बचे हैं। रिट्रीट के लिए वो टीम को बाहर निकलने और रीग्रुप होने का आदेश देती है। उसी समय एक स्पाइडर उसके पीछे से आता है। वो तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट करती है और स्पाइडर को मार देती है, सबको बताते हुए कि वो लोग कैमोफ्लाज कर सकते हैं। वो डंजन बेबीज को फ्रंट बैटल ग्राउंड लेने का आदेश देती है और बाकी सबको कवर में रहने को कहती है। अगले ही पल फ्लेयर्स बुझने लगते हैं और बैटल जारी रखने के लिए उन्हें लाइट सोर्स की जरूरत होती है। वो एक और फ्लेयर तैयार करने का आदेश देती है, लेकिन तभी हमारा लड़का उसे बचाता है और जल्दी से फ्लेयर रेडी करने का आदेश देता है। जैसे ही दूसरा फ्लेयर जलता है, सब एक्सप्लोरर्स के ऊपर दर्जनों स्पाइडर्स को देखते हैं। इसी बीच एक डंजन बेबी ब्लड लस्ट भरी आंखों से स्पाइडर का सामना करता है। वो हवा में छलांग लगाकर एक को मार देता है। फिर वो योंग से स्पाइडर पकड़ने को कहता है। योंग चो तैयार होता है और स्पाइडर की टांगों को स्लैश करता है। अगले ही पल एक और डंजन बेबी स्पाइडर पर कदम रखकर उसे अपने बूट से कुचल देता है। वो कमेंट करता है कि योंग चो कितना स्लॉपी है। फिर वो एक और स्पाइडर को मारता है और दूसरे को फेंकता है। एक ही समय में 2 स्पाइडर्स को खत्म कर देता है। एक लड़की अपनी पतली स्वॉर्ड से खेलते हुए स्पाइडर्स का कीमा बना देती है। वो कैजुअली बल्कि वाले की ओर मुड़ती है, जो कमेंट करता है कि उसे लगा था वो सब कुछ बहुत सीरियसली ले रही है। वो जवाब देती है कि उसे लगता है ये स्पाइडर्स कमजोर हैं और उसकी बैटल स्टैंडर्ड से नीचे हैं। एक एक्सप्लोरर उसे याद दिलाता है कि ये फिर भी हेल स्पाइडर्स हैं। अचानक उनमें से कोई और स्पाइडर्स आते देखता है। वो सावधानी से सबको गार्ड पर रहने की चेतावनी देता है क्योंकि वो डंजन बेबीज नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। फिर वो सब में देखते हैं जब हमारा लड़का हेल स्पाइडर्स की ओर दौड़ता है और उन्हें सब्जियों की तरह काट डालता है। उसकी ताकत देखकर जुनयोंग डिसबिलीफ में रह जाती है कि वो सच में लेवल 7 है। लड़ाई खत्म होने के बाद जुनयोंग वर्कर्स से कहती है कि चोट लगी है या नहीं, ये चेक करो। जिनको चोट नहीं लगी उन्हें स्पाइडर्स पर काम शुरू करना चाहिए। बाकी डंजन बेबीज स्पाइडर्स से लड़ाई करके काफी सेटिस्फाई हैं, जैसे ये बस एक वार्म अप था। ये देखकर जुनयोंग की नज़र उन पर टिकती है और वो कहती है कि ये अजीब है कि स्पाइडर्स जो लोअर फ्लोर्स के क्रीचर्स हैं इतने वीक क्यों हैं। योंगचो कहता है कि ये तो लिजर्ड बीस्ट से भी कमजोर हैं। कोई और कहता है कि शायद ये मिथ ही है कि लो फ्लोर मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस बीच एक एक्सप्लोरर राहत महसूस करता है कि उन्हें एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। लेकिन अचानक उनकी चर्चा रुक जाती है जब हमारा लड़का एक स्पाइडर इंस्पेक्ट करता है और ये नतीजा निकालता है कि ये हेल स्पाइडर्स नहीं हैं। ये शायद उसी स्पीशीज से हों, लेकिन इनका साइज तो हेल स्पाइडर बेबीज से भी छोटा है। इसके अलावा इनके पास एक्सोस्केलेटन नहीं है और इनकी स्किन बहुत कमजोर है। फिर उसे शक होता है कि ये कोई सबस्पीसीज हो सकते हैं, लेकिन वो तुरंत उस विचार को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इनकी फाइटिंग स्टाइल भी मैच नहीं करती। हेल स्पाइडर्स कभी भी क्लोज रेंज बैटल में नहीं आते। जुनयांग कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा लड़का उसे चुप करा देता है। इसी बीच हमारा लड़का हेल स्पाइडर्स की कॉशियस नेचर के बारे में सोच रहा होता है, जो कभी पहले अटैक नहीं करते बल्कि शिकार को ट्रैप में फंसने का इंतजार करते हैं। कुछ एक्सप्लोरर्स नोटिस करते हैं कि मोटे स्पाइडर वेब्स अचानक से आ गए हैं जो कुछ देर पहले नहीं थे।
फिर उन्हें एहसास होता है कि उनकी एंट्री भी अब स्पाइडर वेब से ब्लॉक हो चुकी है। अगले ही पल हमारा लड़का अपनी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी महसूस करता है, क्योंकि उसे एक ओमिनस ऑरा का आभास होता है। वो यंग की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसके पास एक्सप्लोजिव्स कितने हैं। यंग जवाब देता है कि हाँ हैं तो, लेकिन वो आमतौर पर उनका इस्तेमाल नहीं करते। फिर वो जुनयोंग को सुझाव देता है कि एंट्रेंस पर जहाँ स्पाइडर वेब्स हैं वहाँ एक्सप्लोजिव्स लगा देने चाहिए। योंग चो को समझ नहीं आता कि क्या स्पाइडर्स सच में खत्म हो गए हैं। उसका साथी जोड़ता है कि उसने तो कॉमिक्स में ही ऐसे हालात पढ़े हैं जहाँ पर हमेशा कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ होता है। जिनवू उनसे सहमत होते हुए डेडपैन स्टाइल में कहता है कि असली हेल स्पाइडर्स उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डंजन बेबीज अभी भी आराम से हैं। सोचते हैं कि अगर फिर से स्पाइडर्स आए तो वो संभाल लेंगे, बिना हालात की गंभीरता समझे। हमारा लड़का उन्हें सख्त लहजे में याद दिलाता है कि जो कमजोर मॉन्स्टर्स थे वो असली हेल स्पाइडर्स नहीं थे। जुनयोंग ये पूछने ही वाली थी कि हमारा लड़का इतना पक्का कैसे जानता है, लेकिन तभी एक डंजन बेबी की चीख गूंजती है। वो चिल्लाती है कि कोई स्पाइडर जैसा क्रीचर उसकी बॉडी को स्क्रैच करने की जरूरत कर गया है। वो जायंट स्पाइडर को मार गिराने के लिए तैयार होती है। जैसे ही जिनवू की नजर उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे चिल्लाकर कहता है कि उससे दूर हट जाओ, लेकिन वो घमंड से कहती है कि ये तो हेल स्पाइडर्स हैं, वही जिन्हें उन्होंने कुछ देर पहले ही मारा था। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि हेल स्पाइडर उसकी गट्स को भेद देता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो जायंट स्पाइडर के मुंह को ऊपर देखती है। अगले ही पल एक जोरदार क्रंचिंग साउंड के साथ वो स्पाइडर उसे निगल जाता है। अब हेल स्पाइडर्स और उनकी क्वीन खुद को प्रकट करते हैं। जुनयोंग टेंस हो जाती है और तुरंत सबको काम रोककर इकट्ठा होने का आदेश देती है। फिर वो जिनवू से पूछती है कि क्या ये असली हेल स्पाइडर्स हैं, लेकिन वो देखती है कि जिनवू अपनी जगह जमे खड़ा है। उसी पल एक एक्सप्लोरर हेल स्पाइडर के सामने गिर जाता है और जिनवू से उसे बचाने की भीख मांगता है। ये दृश्य उसके पुराने डंजन वाले दिनों की याद ताज़ा कर देता है। जब जुनयोंग उसे फिर से पुकारती है तो वो ट्रांस से बाहर आता है और बताता है कि यहाँ 2 बेबी हेल स्पाइडर्स, एक अडल्ट और कई सब स्पीसीज हैं जिनसे वे पहले लड़ चुके हैं। वो सुझाव देता है कि एक्सप्लोरर्स को तुरंत एंट्रेंस पर लगे स्पाइडर वेब्स को एक्सप्लोड करना चाहिए। वो केविन की भी चिंता करता है क्योंकि इन स्पाइडर्स के वेब्स तोड़ना बहुत मुश्किल है। जुनयोंग शक जताती है कि जिनवू ने न सिर्फ हेल स्पाइडर्स देखे हैं बल्कि उन्हें लंबे समय तक ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन हमारा लड़का उसकी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं समझता। फिर बैटल शुरू हो जाता है। डंजन बेबीज लड़ाई के लिए तैयार हैं और सवाल करते हैं कि पहले टीम के डंजन बेबीज कहाँ हैं। योंग चो जवाब देता है कि लगता है उन्हें स्पाइडर्स खा गए। फिर वो एक्सप्लोजिव्स के बारे में पूछता है और यंग जवाब देता है कि वो तैयार ही हो रहे हैं। बल्कि डंजन बेबी पूछता है कि जब हम हेल स्पाइडर्स को मारने आए हैं तो अब क्यों भागना चाहिए जबकि वो सामने आ चुके हैं। ये वाकई में कोई मतलब नहीं बनाता। ब्लॉन्ड डंजन बेबी उसे याद दिलाता है कि पहली टीम को स्पाइडर्स खा गए थे, शायद उन्होंने गार्ड कम कर दी थी। जिनवू सबको पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन बल्कि वाला नहीं मानता और लड़ाई शुरू कर देता है। जिनवू उसे बेताबी से रोकने की कोशिश करता है कि अगर वो नहीं रुका तो मर जाएगा, लेकिन बल्कि डंजन बेबी नहीं सुनता। जैसे ही वो घमंड से स्पाइडर पर पंच मारता है उसे लगता है जैसे उसने लोहे पर वार किया हो और तुरंत ही दर्द से कराह उठता है। अगले ही पल एक और डंजन बेबी एरोगेंस की वजह से स्पाइडर द्वारा मारा जाता है। अब बाकी डंजन बेबी समझ जाते हैं कि एक और स्पाइडर आ रहा है। हमारा लड़का कूद कर आता है और स्पाइडर की टांगें काट देता है, जिससे सब स्टन रह जाते हैं। फिर वो लगातार स्पाइडर पर वार करता है। योंग चो तुरंत समझ जाता है कि जिनवू कोई साधारण डंजन बेबी नहीं है। उसका साथी उसे बुलाता है जहां वो एंट्रेंस को एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहे हैं। हेल स्पाइडर्स फिर से हमला करते हैं और जिनवू हवा में छलांग लगाकर बच जाता है। वो थका हुआ तो है, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो जाता है जब वो देखता है कि 2 हेल स्पाइडर्स एक साथ अटैक कर रहे हैं। उसे एहसास होता है कि अब अपनी एबिलिटीज छुपाने का समय नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो वो मर जाएगा। काफी समय बाद वो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है और स्पाइडर्स पर हमला करता है। सब स्टन रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर जिनवू है कौन। कोई जुनयोंग से एक्सप्लोजिव्स के बारे में पूछता है और वो आदेश देती है कि एंट्रेंस को ब्लास्ट कर दो। फिर वो जिनवू को चिल्लाकर कहती है कि उनके साथ आ जाओ, एंट्रेंस खुल चुका है। लेकिन उसकी शौक की हद नहीं रहती जब जिनवू उसे एंट्रेंस की ओर धक्का देता है और खुद एक और हेल स्पाइडर का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। एक स्लैश से वो मॉन्स्टर पर वार करता है। फिर वो ग्लोइंग आइज से टीममेट्स की ओर देखता है और कहता है कि ऊपर जमीन पर फिर मिलेंगे। अगले ही पल केविन हो जाता है और जिनवू हेल स्पाइडर्स के साथ फंस जाता है। वो स्पाइडर्स की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वो अब तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये सोचकर कि वो जीत गए। लेकिन अब कोई भी नहीं है जो उसकी असली ताकत देख सके, तो अब उसे उन्हें एक असली शो दिखाना होगा। इसके साथ ही वो एक पोर्टल खोलता है और उसके वॉरियर्स उसके पीछे प्रकट हो जाते हैं। सब रेडी हैं उस बड़ी बैटल के लिए जो अब शुरू होने वाली है। जिनवू तुरंत अपनी आर्मी को आदेश देने लगता है। वो एक बेबी हेल स्पाइडर खुद लेता है और दूसरे को अपने वॉरियर्स के हवाले करता है। वो सोल्जर्स को आदेश देता है कि गेट की रक्षा करें और आर्चर्स दूर से कवर दें। फिर वो सबसे बड़े खतरे अडल्ट हेल स्पाइडर की तरफ ध्यान करता है जो अभी तक हिला भी नहीं।
उसे लगता है कि फ्लोर इतने बड़े क्रीचर के लिए बहुत संकरे हैं, इसलिए वो अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं कर रहा। डोमिनिक उसे अप्रोचिंग सब स्पीशीज स्पाइडर्स के बारे में बताती है। वो उसे रियल में जाने का आदेश देता है। फिर वो अपनी आर्मी को मोटिवेट करता है कि डरो मत, ये मॉन्स्टर्स हॉर्न रैट से ज्यादा खतरनाक नहीं है। वो आदेश देता है कि एक भी मॉन्स्टर जिंदा ना बचे। इसके साथ ही वो एक बेबी हेल स्पाइडर पर टूट पड़ता है और उसकी चिलिकेयर काट देता है। आर्चर्स भी ताबड़तोड़ कई स्पाइडर्स मार रहे हैं, जबकि एक सोल्जर उन्हें ऐसे फेंक रहा है जैसे वो कुछ भी ना हो। जिनवू नोटिस करता है कि उसके वॉरियर्स और बेहतर हो रहे हैं। आर्चर्स भी ऐसे तीर चला रहे हैं जैसे तोप हों। वो स्पाइडर्स को और चुनौती देता है, चाहता है कि वो और अच्छा करें ताकि वो अपनी स्किल्स आर्मी को दिखा सके। लेकिन उसके एरोगेंट थॉट्स टूट जाते हैं जब डोमिनिक टेलीपैथी से उसे बताती है कि अडल्ट हेल स्पाइडर ने हरकत करनी शुरू कर दी है। अगले ही पल वो अडल्ट स्पाइडर उस पर हमला करता है, लेकिन जिनवू हवा में छलांग लगाकर बच जाता है। अडल्ट हेल स्पाइडर गुस्से से दहाड़ता है। जिनवू अपने हाथ से श्रीक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसका कॉम्बैट पावर उसकी लिमिट से ऊपर चला गया है और अब लेवल हेल स्पाइडर से मैच हो रहा है उसके डर की वजह से। वो अपनी नागा आर्मी चेक करने का सोचता है। एक सोल्जर घायल है और एक मर चुका है। सिर्फ आर्चर और डोमिनिक ही हमले को रोक पाए हैं। बावजूद इसके उसे वार्निंग मिलती है कि एक नागा वॉरियर को गंभीर चोट लगी है। मदर हेल स्पाइडर अपने मुंह में ऑरा इकट्ठा करती है और उसकी तरफ शूट करती है। वो किसी तरह बच जाता है, लेकिन डोमिनिक उसे बताती है कि गेट खतरे में है क्योंकि सब स्पीसीज स्पाइडर्स की भीड़ वहां घुसने की कोशिश कर रही है। वो डोमिनिक को अंदर वेट करने को कहने ही वाला होता है कि फिर से हेल स्पाइडर उस पर हमला कर देता है। इस पर उसे एहसास होता है कि हेल स्पाइडर का असली मकसद उसे खत्म करना है, क्योंकि उसने गेट की ओर पीठ कर ली है। अब उसके भागने का गेट से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उससे उसके नागास खतरे में पड़ेंगे। अचानक वो अपने एक नागा के पास चमकती हुई चीज देखता है और फिर से हेल स्पाइडर पर हमला करता है। इस बार वो सफल होता है और बेबी हेल स्पाइडर की 4 में से 2 आंखें निकाल देता है और उसका जबड़ा भी काट देता है। फिर वो अपनी पूरी ऑरा अपने हाथ में इकट्ठा करता है और उसे बेबी हेल स्पाइडर के अंदर धकेल देता है। अगले ही पल वो कमेंट करता है कि ये हेल स्पाइडर्स उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि उसे उनके अंदर एक जूल मिलता है। इसके साथ ही वो उस कोर को उसके मुंह से बाहर खींच लेता है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है और वो तुरंत उस जेम को अपने रियल में शूट कर देता है। उसका सिस्टम उस मिड लेवल डाउन जेम को तुरंत प्रोसेस कर लेता है। वो अपने सिस्टम को आदेश देता है कि एक मेज नागा को समन करे और पहला आदेश देता है कि हेल स्पाइडर्स का सफाया किया जाए। ये नागा कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक रेयर रैंक नागा है जो तुरंत सील एक्टिवेट करता है और स्पाइडर्स को फ्रीज कर देता है। छोटे स्पाइडर्स उसके अंदर फंस जाते हैं, जबकि एक बड़ा वॉल उस विशालकाय स्पाइडर के सामने प्रकट होता है। बाकी का बचा हुआ बेबी हेल स्पाइडर बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक नागा सोल्जर पर हमला कर देता है। स्थिति देखकर जिनवू समझ जाता है कि मैजिशियन नागा इंटेंसिटी से ज्यादा रेंज का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ही बेबी हेल स्पाइडर अभी भी जिंदा है। लेकिन नागा मेज अपने मास्टर को निराश नहीं करता और दोबारा उस बेबी हेल स्पाइडर पर हमला करता है। जल्द ही जिनवू को सूचना मिलती है कि बेबी हेल स्पाइडर से निपट लिया गया है। अब केवल वही जायंट ममी हेल स्पाइडर बचा है जो गुस्से से उन्हें घूर रहा है। जिनवू गौर करता है कि वो इन स्पाइडर्स के कमजोर स्थानों, आंखों, मुंह और पैरों के जोड़ पर हमला कर सकता है। दिक्कत यह है कि इस हेल स्पाइडर का आकार बहुत बड़ा है। उसकी ब्लेड इतनी लंबी नहीं कि उसकी आंखों पर वार करके भी दिमाग तक पहुंच सके। मुंह के अंदर घुसने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वो खुद को जिंदा खा जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता। जब वो बैटल स्ट्रैटेजी सोच रहा होता है, डोमिनिक उसे बताती है कि आसपास की स्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है और आगे और भी केविन हो सकते हैं। उसकी बात अभी गूंज ही रही होती है कि जिनवू एक अजीब लेकिन शानदार आइडिया निकालता है। वो अपनी आर्मी को अपने सिग्नल का इंतजार करने को कहता है और सीलिंग पर हमला करने का आदेश देता है। उस हमले के बाद वे पहली फ्लोर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। डोमिनिक चेतावनी देती है कि ये बहुत बड़ा गैम्बल है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि उनकी कंबाइंड अटैक पावर उस अडल्ट हेल स्पाइडर को मारने के लिए काफी नहीं है। वो क्लिफ पर चढ़ता है और हेल स्पाइडर को ललकारते हुए कहता है कि क्या वो उसका पीछा कर सकती है। जैसे ही मॉन्स्टर का इशारा मिलता है, उसका खून खौल उठता है, उसकी आंखों में आग जलने लगती है और वो ऐलान करता है कि आधी जिंदगी एक्सप्लॉयटेशन झेलने का बदला लेने का वक्त आ गया है। इस हेल स्पाइडर को गर्व होना चाहिए कि वो अपने तरह की पहली क्रीचर है जिसे उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। उधर डोमिनिक सोचती है कि क्या सच में वे हेल स्पाइडर को जिंदा दफना सकते हैं। आर्चर कहता है कि जिनवू के पास जरूर कोई योजना होगी, लेकिन उसे भरोसा नहीं कि सीलिंग को कितनी भी बार गिरा दिया जाए, इतने बड़े मॉन्स्टर को दफनाया जा सकता है। फिर वो सोचती है कि शायद पहली फ्लोर पर कुछ अहम है, लेकिन तुरंत ध्यान वापस करती है कि जिनवू अकेले लड़ रहा है जबकि वो और बाकी नागस खाली बैठे हैं, जिससे वो बेकार महसूस करती है। वो सोचती है कि जिनवू ने कहा था कि उनके पास हेल स्पाइडर को हराने की ताकत नहीं है। पूरी नागा आर्मी आपस में चर्चा करती है कि उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। जिनवू का मकसद उन्हें नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा को अपनी सुरक्षा से ऊपर रखना है। ये सुनकर डोमिनिक को राहत मिलती है और वो चुपचाप जिनवू की बेनेवलेंस पर विचार करती है। नागस अपने मास्टर पर भरोसा करने और उसके सिग्नल का इंतजार करने की कसम खाते हैं।
डोमिनिक नागा मेड से उसका बचा हुआ माना पूछती है। उधर जिनवू हेल स्पाइडर पर हमला करता है, लेकिन अब वो साफ थक चुका है, जबकि वो उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है। उसी वक्त पहली फ्लोर पर मौजूद दूसरी पार्टी को झटके महसूस होते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या सिर्फ वही वाइब्रेशंस महसूस कर रहा है। दूसरा जवाब देता है कि आसपास कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं है जो फ्लोर को हिला सके। लेकिन पहला आदमी बेचैन है और कहता है कि काम जल्दी खत्म करो, उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा है। तभी फ्लोर टूटती है और अडल्ट हेल स्पाइडर उसमें से निकल आता है। जिनवू को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि इस घटना से पहली और दूसरी फ्लोर के बीच एक पैसेज बन गया है और एनवायरमेंटल शिफ्ट भी आ गया है। वो सिस्टम पर चिल्लाता है कि उसे बकवास सुनाने का वक्त नहीं है और वो वापस चला जाए। उसे खुशी है कि अब वो एक बड़ी केव में है। फिर वो इंसानों को चेतावनी देता है कि जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। अब एक नई दिक्कत खड़ी होती है, जिनवू हेल स्पाइडर को इस फ्लोर से कैसे गिराएगा। वो मेज नागा को सिग्नल देता है कि कास्टिंग शुरू करे। मजिशियन स्पाइडर को फ्रीज करता है, लेकिन जिनवू देखता है कि बर्फ पूरी तरह सॉलिड नहीं है। दरअसल ये नागा मेड की चालाक योजना है जो अपने मास्टर को खुश करना चाहती है। उसने जिनवू की स्ट्रैटेजी समझ ली है और मेज को निर्देश देती है कि पहले एक पतली आइस लेयर बनाओ ताकि हेल स्पाइडर फिसल जाए, और फिर जिस रास्ते से वो जाए वहां मोटी आइस रखो। इस तरह स्पाइडर का अपना वजन उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा और वो टूटे हुए आइस से नीचे गिर जाएगा। ये गिरना स्पाइडर को नहीं मारेगा, लेकिन जिनवू को बस थोड़ी जगह चाहिए इसे खत्म करने के लिए। अगले ही पल हेल स्पाइडर नीचे गिरता है। डोमिनिक आदेश देती है कि सब मिलकर उसे रोकें। मेज स्पेल कास्ट करने लगता है, जबकि बाकी नागस ब्रूट फोर्स से स्पाइडर को पकड़कर रोकते हैं ताकि उनका मास्टर उसे खत्म कर सके। अगले ही पल हमारा लड़का स्पाइडर की आंखों पर हमला करता है। आखिरकार वो हेल स्पाइडर पर जीत हासिल करता है, जिससे उसकी कैरिस्मा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उसे ऑर्डिनरी कमांडर का रैंक मिल जाता है, जिससे उसकी अटैक पावर बढ़ती है और नागा आर्मी की रेपुटेशन भी ऊपर जाती है। उसके सोल्जर्स और वॉरियर्स रेयर लेवल तक अपग्रेड हो जाते हैं। फिर वो अपनी नागा आर्मी की तरफ देखता है और गौर करता है कि एक सोल्जर का हाथ अपग्रेड के बाद भी रीजनरेट नहीं हुआ। उत्सुक होकर वो डोमिनिक से पूछता है कि मैजिशियन नागा ने लेवल अप क्यों नहीं किया। वो बताती है कि मैजिशियंस को लेवल अप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें रिसर्च फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ये फैसिलिटीज जैसे स्मिथी तब मिलेंगी जब वे लैब्रिंथ को अपग्रेड करेंगे। सिस्टम चेक करते हुए जिनवू पाता है कि लैब्रिंथ अपग्रेड करने के लिए कम से कम 50 डाउन जेम्स चाहिए, लेकिन उनके पास अभी सिर्फ 2 हैं। तब वो बैटल रिवॉर्ड्स देखता है। नागस उसे अलग अलग रैंक के कई जेम्स पेश करते हैं। कुल मिलाकर उनके पास 6 मिड रैंक हेल स्पाइडर डाउन जेम्स और 44 लो रैंक जेम्स हैं। एक मिड रैंक डाउन जेम हाथ में लेकर वो अपने खोए हुए साथी पर दुख जताता है, लेकिन ये जेम्स उस नुकसान की थोड़ी भरपाई कर देते हैं। अब 62 डाउन जेम्स के साथ वो 50 जेम्स इस्तेमाल करके लैब्रिंथ को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में 120 घंटे लगेंगे। वो नागस से कहता है कि वो कुछ लो लेवल डाउन जेम्स ऊपर ले जाएगा ताकि किसी को शक न हो। जाते समय वो अपनी आर्मी को चेतावनी देता है कि उनकी हाल की जीत अन्य बीस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को आकर्षित करेगी, इसलिए गेट तुरंत बंद करना होगा। वो उन्हें आदेश देता है कि जितने हो सके उतने स्पाइडर कॉर्प्सेस इकट्ठा करो और घर लौट जाओ। फिर वो मैजिशियन नागा को आदेश देता है कि एग्जिट्स को मैजिक से ब्लॉक करे, लेकिन मेज की हालत देखकर वो डोमिनिक से ट्रांसलेशन करवाता है और डोमिनिक बताती है कि मेज का माना खत्म हो गया है, इसलिए जिनवू सोल्जर्स को रॉक से एंट्रेंस ब्लॉक करने का आदेश देता है। वे सहमति जताते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। डोमिनिक पूछती है कि क्या वो अभी जा रहा है। वो जवाब देता है कि हाँ, वो पहली फ्लोर की ओर जा रहा है और लैब्रिंथ से अपग्रेड पूरा होने तक दूर रहेगा। फूड सप्लाई चेक करके वो नतीजा निकालता है कि नागस 5 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तभी वो डोमिनिक को बेचैन देखता है और उसकी बेचैनी समझकर उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने उसके प्लान के दूसरे हिस्से को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। वो बाकी सबकी भी तारीफ करता है और वादा करता है कि लौटकर उन्हें इनाम देगा। इसके साथ ही वो निकल पड़ता है और 5 दिन बाद पीयू गेट पर एक्सपीडिशन टीम के टेंट में मौजूद होता है। जैसे ही बाकी डंजन बेबीज टेंट में आते हैं, वो उसे देखकर हैरान और टेंस हो जाते हैं, जैसे वो कोई अलौकिक प्राणी हो। हमारा लड़का उन पर तंज कसते हुए कहता है कि आने में इतनी देर क्यों लगा दी। जुनियोंग चिल्लाकर याद दिलाती है कि ये 2 हफ्ते की एक्सपीडिशन थी और उन्होंने इसे सिर्फ 5 दिन में पूरा कर लिया। असली तेज तो वही है। खैर, असली मसला कुछ और है। उसकी चिढ़ के बावजूद वो मासूमियत से उसे खाना ऑफर करता है, जिससे वो और इरिटेटेड हो जाती है। फिर भी वो लंबे सफर के बाद बैठ जाती है और पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो टालते हुए कहता है कि उसे बस किस्मत से मौका मिला और वो बच गया। वो मानने से इनकार करती है और याद दिलाती है कि वही कह रहा था कि उन विशाल हेल स्पाइडर्स से भागना मुमकिन नहीं। वो ठंडेपन से दोबारा कहता है कि वो बस बहुत लकी है। ये सुनकर जुनियोंग उसे स्लाई और शेमलेस कहती है और वो बिना इनकार किए इसे मान लेता है। आखिर में वो पूछती है कि क्या वो उससे कुछ चाहता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, उसने उनकी जान बचाई है। लेकिन वो मना करता है और कहता है कि सब डंजन में बड़े हुए हैं, सेफ रहना ही काफ़ी है। वो उसे याद दिलाती है कि अब वे अंडरग्राउंड नहीं रहते और बाहर की दुनिया के नियमों के हिसाब से वो उसकी कर्जदार है। वो उसकी परीक्षा लेने के लिए कहता है
कि उसे एक काम करना है। जब वो उत्सुक होकर पूछती है कि क्या, तो वो अपनी डिश उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है कि इसे समेट दो। फिर टेंट का फ्लैप खोलते हुए कैजुअली कहता है कि वो घर जा रहा है आराम करने। वैसे भी एक्सपीडिशन लूट वो पहले ही ले चुका है और उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपीडिशन असफल होने वाला है। जुनियोंग उसे आवाज देकर कहती है कि बाद में मिलना ताकि लोअर फ्लोर्स पर बात कर सकें, लेकिन वो अनजान बनता है और श्रग करके निकल जाता है। आखिरकार वो डाउन जेम अप्रेजल शॉप पहुंच जाता है। बेक 12 डाउन जेम्स देखकर बेहद खुश हो जाता है, जिससे उसे सच में यकीन हो जाता है कि जिन वू 12th फ्लोर से आया है। वो 400 मिलियन वन ऑफर करता है, जिसमें इक्विपमेंट के नुकसान काटकर भी बोनस शामिल है। जिन वू का एक्सप्रेशन ये सुनकर गहरा सोच में बदल जाता है। बेक मान लेता है कि शायद उसे ये ऑफर पसंद नहीं आया और याद दिलाता है कि उसने बोनस भी ऐड किया है, लेकिन जिन वू असल में किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है। अचानक ही वो बेक से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है किसी शांत जगह में घर ढूंढने में, करीब 300 मिलियन वन तक। बेक को ये रिक्वेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि आखिरकार वो कोई रियल्टर तो नहीं है। लेकिन हमारा लड़का हल्के से वार्निंग देता है कि अगर उसने मना किया तो वो अपना काम कहीं और ले जाएगा। चालाक बूढ़ा व्यापारी इशारा समझ जाता है और हमारे लड़के के लिए एक्सेप्शन बनाते हुए ट्राई करने को मान जाता है। फिर जिन वू उस बेचारे बूढ़े पर एक और रिक्वेस्ट फेंक देता है। वो कहता है कि वो उसके पिता को कॉल करे और बता दे कि वो वहीं एम्प्लॉय हुआ है। बेचारा आदमी मजबूर होकर जिन वू के फॉस्टर फादर की चिल्लाहट सुनता है और उसे रीजन देने की कोशिश करता है कि उसका लड़का अंडरग्राउंड नहीं जाता, बल्कि उसकी शॉप में काम करता है, जहां डंजन से मटेरियल्स का सौदा होता है। जबकि वो बाप की चीखें सुन रहा होता है, जिन वू आराम से दरवाजा खोलकर उसे याद दिलाता है कि यही उसका तरीका है अंडरग्राउंड जाने का, बिना अपने पिता की डांट सुने। बेक साफ नाराज होता है, लेकिन चाहे जितना चाहे वो जिन वू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन बाद जिन वू आखिरकार अपने लैबिरिंथ में वापस आता है। वो अब आज़ाद है उन रुकावटों से जो उसे इस रियल्म से रोक रही थीं। पहले उसे पोर्टल छिपाने के लिए अपना बेडरूम डोर बंद करना पड़ता था, लेकिन अब वो अलग घर में रह रहा है ताकि पकड़ा ना जाए। ऊपर से उसे अपने पिता की लगातार डांट झेलनी पड़ रही थी, जो गुस्से में थे कि वो 20 दिन बिना बताए गायब रहा। हालात को शांत करने के लिए जिन वू ने उन्हें बता दिया कि वो अप्रेजल शॉप में काम कर रहा था, जिससे उनके शक कुछ हद तक कम हो गए। डोमिनिक उसे थका हुआ देखती है और अंदाजा लगाती है कि ये सब उसके हाल के व्यस्त दिनों की वजह से है। वो लैबिरिंथ के अपग्रेड के बारे में पूछता है और डोमिनिक कंफर्म करती है कि ये पूरा हो चुका है, लेकिन उसे कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। डोमिनिक मानती है, पर जोड़ती है कि अब उसके पास आर्म्ड फोर्सेज और फैसिलिटीज के ज्यादा ऑप्शंस हैं। एक्सटीरियर में बदलाव तब आएगा जब वो लेवल 5 तक पहुंचेंगे। जब वो डाउन जेम्स की गिनती कर रहा होता है, उसकी मेड उसे बताती है कि कोई गेस्ट उसका इंतजार कर रहा है। वो उसके साथ नीचे जाता है और वो समझाती है कि सब लैबिरिंथ्स ऐसे गेस्ट्स पा रहे हैं क्योंकि ये अलग फ्लोर्स पर ट्रैवल करते हैं। अंदर पहुंचकर हमारा लड़का किसी टूरिस्ट को नहीं, बल्कि एक ब्लैक मार्केट मर्चेंट इम्प को पाता है, जो इतनी नरमी से ग्रीट करता है जैसे जमीन पर लेटा हो। जिन वो उसे ध्यान से देखता है और तुरंत उसकी इंटेंशन समझ जाता है। ये बेचारा इम्प अंडरग्राउंड में मिस्टर बेक को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। उसका पहला सवाल होता है कि इस आदमी को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। ब्लैक मर्चेंट तुरंत फ्लैटरिंग करता है, ये कहकर कि हेल स्पाइडर को मारने की डीड ने उसकी रेपुटेशन बना दी, जिससे उसे नागा के बारे में पता चला। डोमिनिक एक अच्छी मेड होने के नाते तुरंत उसे टेलीपैथिकली इन्फॉर्म करती है कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसे मर्चेंट्स अंडरग्राउंड में हर चीज पर नजर रखते हैं। लगता है कि ये उनके लैबिरिंथ वाले एरिया का इंचार्ज है। साथ ही वो ये भी वार्न करती है कि इन्हें उनके अपीयरेंस की वजह से हल्के में न ले। इम्प फिर डोमिनिक की तारीफ करता है, लेकिन जिन वू ये फ्लैटरिंग नहीं खरीदता और मर्चेंट से उसकी असली पर्पस पूछता है। ब्लैक मर्चेंट आखिरकार बताता है कि वो उसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। कुछ देर बाद जिन वू अपनी मेड को कॉर्नर में ले जाकर पूछता है कि क्या उनके पास इसे हटाने का ऑप्शन है, लेकिन वो वार्न करती है कि ये मर्चेंट्स खतरनाक होते हैं और अफवाह फैला सकते हैं, इसलिए उन्हें पोलाइट रहकर साथ निभाना होगा। जिन वो ये सोचकर चिढ़ता है कि ये कितने अनोइंग है, लेकिन डोमिनिक उसे याद दिलाती है कि ब्लैक मर्चेंट्स यूजफुल आइटम्स भी बेचते हैं। आखिरकार हमारा लड़का थोड़ी शॉपिंग करने का फैसला करता है और उसे डाउन जेम्स लाने के लिए कहता है। फिर वो उसे टेलीपैथिकली एडवाइस करती है कि डील बनाने से पहले मर्चेंट के रिकमेंडेड आइटम्स खरीद ले। तब जिनवू ब्लैक मर्चेंट से रिकमेंडेड आइटम दिखाने को कहता है, जिससे मर्चेंट बहुत खुश होता है। लंबी फ्लैटरिंग के बाद वो एक रेयर आइटम रिवील करता है, एक पैरासाइट, जिसकी कीमत एक हाई रैंकिंग डाउन जेम है। उसे लगता है कि हमारा लड़का ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, फिर भी जिनवू इसे देखने का फैसला करता है। वो जार को ध्यान से देखता है, फिर डोमिनिक की अप्रूवल के लिए उसकी ओर देखता है। जब वो नॉड करती है तो वो मर्चेंट को कुछ डाउन जेम्स दिखाता है ताकि कीमत और क्वांटिटी का अंदाजा लगे। ब्लैक मर्चेंट बताता है कि इसके लिए उसे 5 चाहिए। आखिरकार हमारा लड़का उसे खरीद लेता है, भले ही ये उसकी सारी सेविंग्स हों। थोड़ी देर बाद उसे बताया जाता है कि ब्लैक मर्चेंट्स की एक ट्रेडिशन होती है, नए कस्टमर्स को सबसे वैल्यूएबल आइटम पहले दिखाते हैं। डोमिनिक कंफर्म करती है और उसे एनकरेज करती है कि वो इसका इस्तेमाल करे। जिनवू को ये पैरासाइट अपने शरीर में डालने का आइडिया इरिटेटिंग लगता है, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। वो इसे पेट बनाकर तो रख नहीं सकता। आखिरकार वो पैरासाइट को रिलीज करता है,
जो उसके शरीर का हिस्सा बनने के लिए बेचैन होता है। वो ऐसा करता है क्योंकि उसे डोमिनिक पर पूरा भरोसा है, जिसकी एडवाइस ने उसे कभी निराश नहीं किया। जैसे ही पैरासाइट उसके शरीर में अब्जॉर्ब होता है, वो कमेंट करता है कि वो दिन ब दिन कम ह्यूमन बनता जा रहा है। हालांकि उसका मानना है कि वो शुरू से ही पूरी तरह ह्यूमन नहीं था। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि पैरासाइट अब उसके शरीर के साथ असिमिलेट हो रहा है। नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज करते हुए वो लैबिरिंथ पर ध्यान देता है। वो डोमिनिक से हेल्प मांगता है, जिससे उसका चेहरा खिल उठता है। इसी बीच उसे बताया जाता है कि लैबिरिंथ लेवल अप हो चुका है। अब वो नए फैसिलिटीज अनलॉक कर सकता है और अपनी आर्म्ड फोर्सेस बढ़ा सकता है। साथ ही उसे 6 और लेवल 1 नागा वर्कर्स मिले हैं। इसके अलावा जिन क्रीचर्स के पास घर नहीं है, वो भी अब उसके रियल में आने लगेंगे। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता है कि उसके रियम की ड्यूरेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ गई है। उसे लगता है कि कहीं वो अपग्रेड को बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा। डोमिनिक मानती है, लेकिन जोड़ती है कि ज्यादातर लैबिरिंथ पहले आर्म्ड फोर्सेस और फैसिलिटीज पर ध्यान देते हैं रैंक अप करने से पहले। उसके केस में उसने पहले ही ज्यादातर ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है, जिससे फास्ट प्रोग्रेस हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाकी लैबिरिंथ ओनर्स कमजोर हैं? डोमिनिक जवाब देती है कि उसकी समझ के मुताबिक ज्यादातर ओनर्स डायरेक्टली कुछ नहीं करते। फिर वो फैसिलिटीज बनाने का फैसला करता है और लिस्ट चेक करता है। उसके पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे लाइवस्टॉक फार्म, ट्रेनिंग सेंटर, बार, स्मिथी वगैरह। यहाँ तक कि एक टेम्पल ऑप्शन भी है, जहाँ उसके नागा उसकी तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, जिससे उसका चेहरा खींच से भर जाता है। किसी चीज का फैसला करने से पहले वो सिस्टम से एक बड़ा लैबिरिंथ मैप दिखाने को कहता है। वो एक एरिया की तरफ इशारा करता है और डोमिनिक से कहता है कि वहाँ कौन से क्रीचर्स रहते हैं, खासकर आर्चर्स और वॉरियर्स, ताकि वो और फोर्सेस इकट्ठी कर सके। मैप देखते हुए वो नागा नेस्ट में लाइवस्टॉक फार्म और बार बनाने का प्लान करता है। दूसरी फैसिलिटीज महंगी हैं और ज्यादा डाउन जेम्स मांगती हैं। फिलहाल वो अपनी आर्मी बढ़ाने पर फोकस करता है। वो अपने वर्कर्स को सारे लो रैंक जेम्स लाने का ऑर्डर देता है। अब उसके पास 162 हैं और वो उनमें से 150 डाउन जेम्स देकर और नागा समन करने का फैसला करता है। वो घोषणा करता है कि अब वो पूरी आर्मी समन करने वाला है। एक हफ्ते बाद हम पाते हैं कि हमारा लड़का अपने थ्रोन पर बैठे बोर हो रहा है। उसे नागा नेस्ट के एक्सपेंशन और लाइवस्टॉक फार्म के एस्टैब्लिशमेंट की खबर दी जाती है, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक जायंट रैबिट्स और बूर्स पकड़कर ब्रीड करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान वर्कर्स नए हॉलवेज खोद रहे हैं और ट्रैप्स बिछा रहे हैं। वो चिंतित होता है कि कहीं उन्हें पर्याप्त रेस्ट तो नहीं मिल रहा। डोमिनिक उसे भरोसा दिलाती है कि वो इस पर ध्यान रख रही है। फिर वो उसे नए ट्रूप्स की जानकारी देती है, जिन्हें टीम्स में बांटा गया है, ताकि वो ब्रेक ले सकें, पेट्रोल कर सकें और ट्रेन कर सकें। अब उनके पास मैप को भरने के लिए सब कुछ है। मैप देखते हुए उसे खुशी होती है कि अब उसके पास एक असली लैबिरिंथ है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, काम भी बढ़ता जा रहा है। वो ये सोचकर परेशान है कि अपने रियल्म को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त डाउन जेम्स इकट्ठे करना कितना मुश्किल है। इससे उसे समझ आता है कि हेल स्पाइडर्स ने अपना फ्लोर क्यों छोड़ा और युद्ध क्यों शुरू किया। एक जम्हाई लेकर वो और डाउन जेम्स हंट करने का फैसला करता है। डोमिनिक चिंतित होती है क्योंकि वो ज्यादा समय लैबिरिंथ में बिता रहा है बजाय अपने परिवार के साथ। वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसने मूव आउट कर लिया है और अब अकेले एक रिमोट जगह में रह रहा है। क्योंकि जगह काफी खाली है, उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। वो यहाँ तक कहता है कि वो उसे ऊपर की दुनिया भी दिखा सकता है, जिससे उसका चेहरा खिल उठता है। फिर वो पोर्टल की ओर देखता है और रियलाइज करता है कि उसने पूरा 24 घंटे वहीं बिता दिए। इसलिए वो आराम करने का फैसला करता है और डोमिनिक को भी यही याद दिलाता है। अपने हाइडआउट पर लौटने के बाद उसे याद आता है कि उसने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। इसलिए वो अपने रियल में एक जनरेटर लगाने का सोचता है, ताकि अगर वो फिर से लंबे घंटे लैबिरिंथ में बिता दे तो तुरंत रामेन बना सके। सोफा पर गिरते ही उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि पैरासाइट ने सफलतापूर्वक उसके साथ असिमिलेट कर लिया है। लेकिन अगले ही पल एक वार्निंग आती है कि पैरासाइट उसके शरीर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अचानक जाग उठता है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं और वो दर्द से चीख उठता है, जैसे उसकी आंख में आग लगी हो। कहा जा सकता है कि हमारा लड़का या तो बहुत अनलकी है या शायद लकी भी, क्योंकि जैसे ही वो पैरासाइट के दर्द से जूझ रहा होता है, तभी जुन्योंग उससे मिलने का फैसला करती है। वो पहले से ही परेशान थी कि उसका घर इतना आइसोलेटेड क्यों है। उसकी चीख सुनते ही वो तुरंत वहां दौड़ी चली आती है और उसे पुकारती है। जिन वू खून भरी आंखों से उसकी ओर देखता है। कुछ देर बाद उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है और वो अपने गेस्ट को चाय परोसने का निश्चय करता है। साथ ही उसकी खैरियत भी पूछता है। जब दोनों बैठते हैं तो जिनवू उससे माफी मांगता है कि उसने उसे अपनी ट्विस्टेड हालत दिखाई। वो घबरा जाती है, सोचती है कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि उस पल ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा पिघल रहा हो। उसकी नज़र से बचते हुए जिनवू बहाना करता है कि उसे अंडरग्राउंड से कोई आई डिजीज लगी है, लेकिन जुन्योंग को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी वहीं गुजारी है और यहाँ तक कि डीप फ्लोर डंजन्स में पैदा होने वाले बच्चे भी ऐसे नहीं होते। फिर वो कैजुअली पूछता है कि क्या वो 12th फ्लोर से हैं,
जिससे वो कुछ पल के लिए स्टन हो जाती है। बिना हिले जिनवू बताता है कि उसे ये बीमारी अंडरग्राउंड में 12th फ्लोर पर ड्यूक लैबिरिंथ स्पाइडर से मिली, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं करती और तुरंत उसे बताती है कि 12th फ्लोर डंजन के सारे बच्चे या तो मर चुके हैं या गायब हैं। जिनवू ऊंची आवाज में सोचता है कि लोग क्यों 12th फ्लोर डंजन बच्चों को मरा हुआ घोषित कर देते हैं जबकि वो जिंदा होते हैं। अब जुनयोंग समझ जाती है कि जिनवू हेल्थ स्पाइडर्स के बारे में इतना सब कैसे जानता है, क्योंकि वो सोचती है कि जिनवू काफी स्मार्ट है और लेवल का अंदाजा लगा सकता है। जिनवू उसे इतना भरोसा देता है कि सच बोल देता है। फिर वो टॉपिक बदल देता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, मानते हुए कि शायद बेक ने उसका एड्रेस बताया होगा। वो हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या वो उसके टीम के साथ अगले एक्सपीडिशन में शामिल होगा। वादा करती है कि इस बार उसे बड़ा हिस्सा देगी, क्योंकि पिछली बार उसने उससे कुछ नहीं लिया। उसे शक है कि वो मानेगा, क्योंकि जिनवू अकेले भी अच्छा कर रहा है। लेकिन अचानक जिनवू मान जाता है, जिससे वो चौंक जाती है। वो समझाता है कि वो अंडरग्राउंड एक्सपीडिशंस का आदी नहीं है, क्योंकि हाल ही में ऊपर आने के बाद उसे अंडरग्राउंड जाने में दिलचस्पी हुई है। अंडरग्राउंड पहले से बहुत बदल चुका है। ये सुनकर जुनयोंग का चेहरा खिल उठता है जब वो कहती है कि वो उसके टीम के साथ रहेगा जब तक अंडरग्राउंड वर्क की आदत नहीं डाल लेता। वो सोच नहीं पा रही कि एक लेवल 12 डंजन बेबी उसकी टीम के साथ होगा, लेकिन जिनवू सूखे अंदाज में याद दिलाता है कि ये सिर्फ टेम्पररी है। फिर वो उसे दरवाजे तक छोड़ता है और वो उसे उनके अगले जर्नी की जानकारी देती है। एक्सपीडिशन 2 हफ्तों का होगा और 4 दिनों में शुरू होगा। उसमें 5 डंजन बेबीज होंगे, जिनमें वो दोनों भी शामिल, साथ ही 10 एक्सप्लोरर्स सिवाय एक डंजन बेबी के। सब हेल स्पाइडर एक्सपीडिशन का हिस्सा रह चुके हैं। इस पर जिनवू ताना मारता है कि दूसरे फ्लोर पर अच्छा नहीं किया और अब छठे फ्लोर पर एडवेंचरर्स बनने चले हैं। वो शर्माते हुए कहती है कि उसने उनका असली हुनर नहीं देखा, उसकी टीम 8वें फ्लोर तक भी एक्सपर्ट है। जिनवू समझ जाता है कि हेल स्पाइडर्स के खिलाफ होने के कारण वो हारे। खैर, वो उसे याद दिलाती है कि इस बीच वो इक्विपमेंट तैयार करेंगे और 4 दिन बाद फिर मिलेंगे। उसे डिटेल स्केड्यूल भी मिलेगा। जब वो विदा लेती है तो जिनवू उसे झुंझलाकर याद दिलाता है कि अगली बार उसके घर आने से पहले बताना होगा, वरना वो कॉप्स बुला लेगा। उसकी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो जाती है और तुरंत भाग जाती है। उसके जाने के बाद जिनवू राहत की सांस लेता है कि उसने पोर्टल खुला नहीं छोड़ा था जब वो आई। आखिरकार 4 दिन बीत जाते हैं और हमारा लड़का प्यू गेट डी के छोटे एंट्रेंस पर पहुंचता है। एंट्रेंस देखकर वो कहता है कि ये तो सबवे की तरफ ले जाएगा। जुनयोंग बताती है कि आमतौर पर गेट सी बड़े एक्सपीडिशंस के लिए खुलता है, लेकिन गेट्स डी और एफ में एंट्री तब मिलती है जब वो अपने आईडी कार्ड्स और टीम मेंबर्स दिखाते हैं। और थैंक्स टू हमारा लड़का जिसने 2nd फ्लोर के लिए नया एंट्रेंस खोला था, गेट बी अब बीस्ट से भरा हुआ है, इसलिए वहां से नहीं जा सकते। तभी कोई बोल उठता है और अपना नाम बताता है, जुंग चांसिक, एक लेवल 7 डंजन बेबी। जिनवू भी अपना परिचय देता है। उनमें से एक कहता है कि योंग्श ने जिनवू को मॉन्स्टर समझकर भाग लिया था, जिससे योंगचो इरिटेट हो जाता है। दोनों फिर जिनवू का अभिवादन करते हैं और जुनयोंग उन्हें चुप कराती है ताकि वे अंदर जा सकें। वो योंगचो को एक्सप्लोरर्स को लीड करने का आदेश देती है। चांसिक उन्हें छोड़ देता है, जिससे जिनवू को शक होता है कि क्या सच में जुनयोंग लीडर है। वो वेग जवाब देती है कि अंदर जाकर देख लेगा। उधर नागा लैब्रिंथ बार में डोमिनिक शराब में डूबी हुई है। उसे देखते हुए नागास कहते हैं कि जिनवू के जाने के बाद से वो बहुत दुखी है। वो ये भी मानते हैं कि शुक्र है इस बार उसके पास बार कंट्रोल करने के लिए है, वरना पिछली बार तो उसने एक नागा की पूंछ काटने की कोशिश की थी, क्योंकि वो बार बार उगाती थी। और ऊपर से वो मानते हैं कि उसके पास अपने मास्टर के लिए कोई सीक्रेट रूम भी है। डोमिनिक सब कुछ गहरी एक्सप्रेशन के साथ सुनती है, लेकिन अचानक उसे सचमुच सीक्रेट रूम बनाने का आइडिया आ जाता है। इधर एक्सपीडिशन के लिए बनी टीम पिछली बार से बिल्कुल अलग है। तब फ्रीलांसिंग एक्सप्लोरर्स और डंजन बेबीज थे, लेकिन इस बार वो सीरियस हैं। चांसिक एक्सप्लोरर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि 500 मीटर आगे बहुत सारे बीस्ट्स हैं, इसलिए चुपचाप निकलना होगा। टीम में हार्मनी भी बेहतर है, क्योंकि सब पहले से एक ही टीम का हिस्सा हैं और साथ काम करना जानते हैं। फिर चांसिक इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर कुछ अनयूजुअल हुआ तो ह्योल दूर से कंट्रोल करेगा और स्पीयर्स वाले एक्सप्लोरर सेंटर में आएंगे। इस बीच जुनयोंग और जिनवू पीछे की पंक्ति में चलते हैं। पीछे चलते हुए जुनयोंग कहती है कि चांसिक काफी कूल है। जिनवू मानता है कि शायद इसी वजह से वो लीड करता है, भले ही उसका लेवल उससे कम है। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि चांसिक उन रेयर लोगों में से है जो मिडिल फ्लोर से भी आगे बहुत ताकतवर बन जाते हैं। उसके पास सिर्फ डिटेक्शन स्किल्स ही नहीं है जो ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हैं, बल्कि वो कैमोफ्लाज जैसी स्टेल्थ स्किल भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बैटल में अपर हैंड मिलता है। फिर वो सोचती है कि शायद उसके पास सच में डिटेक्शन स्किल है, लेकिन वो इनकार करता है और कहता है कि उसकी सिर्फ इंस्टिंक्ट्स हैं जो उसे डिटेक्ट करने में मदद करती हैं। शुरू में वो समझ नहीं पाती और फिर ऊंची आवाज में बोलती है कि लेवल 12 डंजन बेबीज सचमुच दुनिया से अलग होते हैं। ये सुनकर एक्सप्लोरर्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। हमारा लड़का इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहना चाहता है। वो तुरंत माफी मांगती है कि वो भूल गई थी। फिर एक एक्सप्लोरर बताता है कि उन्हें आगे फ्रंट रो में जाना होगा क्योंकि वे गेट के सामने हैं। चांसिक कहता है कि ये एंट्रेंस अबैंडन्ड लैबिरिंथ की ओर जाता है, जबकि दूसरी तरफ वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं। इसलिए वो लैबिरिंथ चुनते हैं क्योंकि उसे इमीडिएट डेंजर डिटेक्ट नहीं होता। फिर वो सबकी राय पूछता है।
जिनवू ऑब्जेक्शन करता है कि हो सकता है वो अंदर लॉस्ट हो जाएं क्योंकि एंट्रेंस देखकर लगता है कि जगह बहुत बड़ी है, लेकिन चांसिक कहता है कि उसने पहले से पाथ मेमोराइज कर लिया है। जिनवू इस फैसले से सहमत हो जाता है और सोचता है कि वैसे भी वो खुद बड़ा लैब्रिंथ देखना चाहता है ताकि अपना एक्सपैंड कर सके। इसके बाद चांसिक अनाउंस करता है कि वो लोग अब सेंटर के ओनर्स रूम में जाएंगे। उसी पल जिनवू सोचता है कि उसकी नागा कैसी होगी। उधर डोमिनिक अपने छोटे प्यारे नागास को सीक्रेट रूम खोदने का इंस्ट्रक्शन देती है। कहीं और स्केली ड्रैगन किंग रिक शशा से ड्रैगन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ड्रैगन बुरी तरह घायल है और अभी हीलिंग कर रहा है। मास्टर इस खबर से खुश नहीं होता क्योंकि अगर ड्रैगन खुद को ड्रैगन का डिसेंडेंट कहता है तो उसे और स्ट्रांग होना चाहिए। फिर वो पूछता है कि टारगेट एरिया तक पहुंचने का क्या अपडेट है। शशा झिझक कर कहती है कि उसकी ड्रैगन्स इतनी दूर कवर नहीं कर सकती। किंग मान लेता है कि उनकी स्पीशीज नेचुरली स्लो है। वो सिर हिलाकर सहमति जताती है। फिर वो पूछता है कि अगर वो दूसरा रूट लें तो। शशा बताती है कि नए रूट से भी 3 महीने लगेंगे। अगला सवाल ये कि क्या वो अकेली जा सकती है। शशा याद दिलाती है कि उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2 हफ्ते लगेंगे। तो वो तय करते हैं कि वो अपना टास्क ट्रिक्स्टर स्किल से पूरा करेगी। उधर जुन्योंग की टीम ओनर्स रूम में पहुंच जाती है। जिनवू हैरान है कि घंटों चलने के बाद भी उन्हें न कोई बीस्ट मिला न ट्रैप। चांसिक बताता है कि ये लैब्रिंथ अंडरग्राउंड वॉर का नतीजा है। यहाँ कुछ वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए बीस्ट्स नहीं आते। यहाँ तक कि आमिर ने भी इसे तीसरे फ्लोर के लिए रेस्टिंग एरिया बनाने की सोची थी। तभी जिनवू पूछता है कि क्या इस जगह का सच में कोई मैप है। चोना कंफर्म करती है कि लैब्रिंथ शॉपिंग मॉल में अपर फ्लोर्स के मैप्स मिलते हैं और मिडिल वंस के लिए आमी देती है। हमारा लड़का ये पहले ही गेस कर चुका था और सोचता है कि अगली बार मैप उठा लेगा। फिर चांसिक ऑर्डर करता है कि सब यहाँ रेस्ट करें। वो योंगो और हीज को एंट्रेंस के मोशन सेंसर्स चेक करने का आदेश देता है, जबकि बाकी मेंबर्स कैंप सेट करें। वो सबको जल्दी करने को कहता है ताकि सब आराम कर सकें। जिनवू खींच जाता है कि उसे कुछ दिनों तक कोई टास्क नहीं मिला। जिन्योंग समझाती है कि क्योंकि वो उनका बेस्ट मेंबर है, उसे बेस्ट शेप में रहना जरूरी है। फिर मजाक में वो उसे थ्रोन चेक करने का काम देती है जहां ओनर बैठता है और आदेश देता है। जिनवू सूखी हंसी में सोचता है कि काश वो बता पाता कि वो खुद भी वही करता है। उसी समय हमारा ऑफ ड्यूटी लड़के का पैरासाइट स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसे तेज दर्द महसूस होता है। जुन्योंग तुरंत नोटिस करती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वो उसे भरोसा देता है कि दर्द मैनेजेबल है, लेकिन सबको चेतावनी देता है कि पास मत आना वरना डर जाओगे। वो मदद की पेशकश करती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ भाग जाती है। इस बीच वो सोच रहा होता है कि क्या उसने उसकी सिस्टम की झलक देख ली थी। फिर वो अपनी आंख खोलता है और नोटिस करता है कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि उसका पैरासाइट आई थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि वो पैरासाइट पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। उसके ख्याल टूटते हैं जब उसे अचानक ऑल्टर के अंदर एक लाल बिंदु दिखाई देता है, जैसे पतली रोशनी हो। वो सिर्फ अपनी हेल्दी आई खोलता है और समझता है कि पैरासाइट वाली आंख के बिना वो उस रेड डॉट को नहीं देख सकता। वो ऑल्टर की ओर बढ़ता है और समझ जाता है कि पैरासाइट ने उसे डिटेक्शन स्किल दी है। वो लाल ऑब्जेक्ट निकाल लेता है जो किसी रॉक की तरह दिखता है, न कि चमकते हुए जेम जैसा। उसका सिस्टम मिस्ट्री सॉल्व करता है और बताता है कि उसे एक अबैंडन्ड लैबिरिंथ फ्रैगमेंट मिला है जिसे किसी खास पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन हमारा लड़का खुश नहीं होता क्योंकि वो डाउन जेम चाहता था जो उसके लिए ज्यादा यूजफुल होता। फिर उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका पैरासाइट्स डिटेक्शन स्किल एक्सपैंड हो गया है। अब वो पूरे डंजन में दर्जनों चमकते ऑब्जेक्ट्स देख सकता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये सब डाउन जेम्स हैं। उधर नागा लैबिरिंथ बार में डोमिनिक अब भी अपनी मिजरी में डूबी हुई है। तभी 2 नागस में से एक पूछता है कि उन्होंने अपने टूल्स क्यों निकाले हुए हैं जब आज वो ऑफ ड्यूटी हैं। उसी वक्त ग्रीनी डोमिनिक की हालत देख लेता है और पूछता है कि उसकी कंडीशन का रीजन क्या है। दोनों नागस उसे बताते हैं कि डोमिनिक असल में हमारे लड़के के लिए एक टेम्पल बनाना चाहती थी, एक सीक्रेट रूम के रूप में, लेकिन बिना उसकी परमिशन के ऐसा करने का उसे रिग्रेट है। बेचारा ग्रीनी सजेस्ट करता है कि उन्हें बस हमारे लड़के से पूछ लेना चाहिए एक रूम बनाने के बारे में उसके और डोमिनिक के लिए, क्योंकि असल में डोमिनिक उनसे ज्यादा ह्यूमन है, तो ये नेचुरल है कि उनके साथ रहकर वो अनकंफर्टेबल फील करे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि डोमिनिक पहले से ही उसके पीछे खड़ी है। उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन है और वो चुपचाप एक्सप्रेस करती है कि ये आइडिया कितना ब्रिलियंट है। इस बीच जुन्योंग की एक्सपेडिशन टीम आगे बढ़ती है। जुन्योंग उससे उसके वेलबींग के बारे में पूछती है और मजाक करती है कि कहीं उसे कोई रेयर फेटिश तो नहीं है। वो समझाता है कि पिछली रात उसे नींद नहीं आई, जिसकी वजह से वो थका हुआ है। फिर वो उसे टॉन्ट करता है कि उसकी सार मूड की वजह वही है ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि पिछली रात उसने ढेर सारे डाउन जेम्स कलेक्ट और हाइड किए थे। उसने न सिर्फ लैबिरिंथ का नक्शा बनाया बल्कि उन जगहों को भी मार्क किया जहां और मिल सकते हैं। वो पैरासाइट के परफॉर्मेंस से खुश है और मन ही मन मजाक करता है कि अगर पॉसिबल हो तो उसे एक विश भी ग्रांट कर दे। पैरासाइट, जिसका ह्यूमर बहुत डार्क है, उसके सिस्टम को बताता है कि वो कुक्ड ह्यूमन फ्लैश का टेस्ट जानना चाहता है। अचानक सामने कमोशन होता है और एक बार फिर डंजन बेबीज को फ्रंट पर बुलाया जाता है। हमारा लड़का गेस करता है कि अगर उन्हें इस तरह बुलाया गया है तो जरूर बीस्ट्स होंगे। वो सही निकलता है जब चांसिक बताता है कि उनकी पोजीशन और लैबिरिंथ एग्जिट के बीच 2 पैक्स ऑफ बीस्ट्स तैयार हो रहे हैं।
चांसेस हैं कि ये बीस्ट्स शार्प टूथ बैट्स या 4 आर्म्ड मंकीज हों। वर्स्ट केस में ये वुल्फ मंकीज भी हो सकते हैं, करीब 20 बैट्स और 8 मंकीज। हमारा लड़का पूछता है कि चांसिक एग्जैक्ट स्पीशीज क्यों नहीं बता सकता। चांसिक एक्सप्लेन करता है कि वो बस नंबर्स एस्टिमेट कर सकता है, ये कंफर्म नहीं कर सकता कि सारे बीस्ट सेम स्पीशीज के हैं या नहीं। फिर वो बताता है कि कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड नहीं किया जा सकता। ब्लॉन्ड पूछती है कि क्या वो बस वेट कर सकते हैं ताकि बीस्ट्स आपस में लड़ें और एक दूसरे को मारें, जिससे उनके लिए पास करना आसान हो जाए। लेकिन चांसिक डिसएग्री करता है, ये प्लान बहुत डेंजरस है। दोनों के पास बड़ी आर्मीज हैं और जब वो लड़ना शुरू करेंगे तो खून की स्मेल और भी बीस्ट्स को अट्रैक्ट करेगी, जिससे वो लैबिरिंथ में ट्रैप हो जाएंगे। फिर डिबेट होती है कि अभी कन्फ्रंट करें, जबकि उनका इनिशियल प्लान 6th फ्लोर तक फाइट्स अवॉइड करना था, या फिर पैक्स को आपस में लड़ने दें। शांक वॉर्न करता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। उन्हें 28 मिड रैंक 3rd फ्लोर बीस्ट्स का सामना करना है जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। लेकिन जुनियोंग ओवर कॉन्फिडेंट है और रेडी है हमारे लड़के पर भरोसा करने के लिए। चांसिक पसीना पोंछता है, रियलाइजिंग कि वो सिचुएशन को लाइटली ले रही है। जिनवू बीच में बोलता है कि हमेशा वेट करना फायदेमंद नहीं होगा, प्रॉब्लम को सामने से फेस करना बेहतर है। चांसिक अग्री करता है। कूल स्टांस में कॉलर लूजन करते हुए और वेपन निकालते हुए वो कहता है कि वो आधे बीस्ट्स ले लेगा। टीम बैटलफील्ड पर खड़ी है जहां बीस्ट्स पहले से फाइट कर रहे हैं। शांक उनकी संख्या गलत गिनता है क्योंकि वो एक्चुअली 30 हैं, जिससे एडवेंचरर सोचता है कि शायद आज वो मर जाएगा। तभी हमारा लड़का उसके सामने कूदता है और डिक्लेयर करता है कि आज वो नहीं मरेगा। अगले ही पल वो हवा में लीप करता है, हाथ में सोर्ड लेकर बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार। एक एक करके वो उन्हें स्ले करता है जैसे वो प्रैक्टिस डमीज हों। चांसिक नर्वस हो जाता है जिनवू को इतनी ईज से फाइट करते देख। जरूर ये लोअर फ्लोर डंजन बेबी होने की वजह से है। बेसिकली डंजन बेबीज की फाइट डिपेंड करती है कि वो किस फ्लोर पे पैदा हुए और किस फ्लोर पर हैं। ज्यादातर वो तब तक फाइट करते हैं जब तक दुश्मन गिर न जाए। चंक प्रेशियसली हर बीस्ट को किल करता है, उनकी वीक स्पॉट्स पर एग्जैक्ट एम मारकर। ऐसा लगता है जैसे वो वीकनेसेस देख सकता है। चांसिक वंडर करता है कि हमारा लड़का ऐसा कैसे फाइट कर सकता है, जबकि हकीकत में वो जुनियोंग से बस थोड़ा स्ट्रॉन्गर और फास्टर है। उसके सवाल का जवाब जुनियोंग कैजुअली देता है कि जिनवू मार्कस लैबिरिंथ में पैदा हुआ था। चांसिक जानता है कि वो लैबिरिंथ 7th फ्लोर की सबसे गहरी जगह पर है। जुनियोंग क्लैरिफाई करता है कि वहां सर्वाइव करने के लिए जिनवू को अनगिनत बैटल्स जीतनी पड़ी। ये ब्रूटल सर्वाइवल ट्रेनिंग ने उसे बीस्ट स्लेइंग मशीन बना दिया। चूंकि उसका लैबिरिंथ प्रैक्टिकली 8th फ्लोर के नीचे लाउंज करता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय स्ट्रांग बनने के, ताकि वो उन बीस्ट से सर्वाइव कर सके जो न्यूबीज को निगल जाते हैं। चांसिक समझ जाता है कि जिनवू किसी मशहूर लैबिरिंथ से है, लेकिन फिर भी कहता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स अकेले उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो लड़का बेहद टैलेंटेड भी है। जुनियोंग अपनी बनाई फेरी टेल पर प्राउड होकर स्मग स्माइल देती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चूंकि जिनवू प्रैक्टिकली सारा काम कर रहा है, उन्हें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। स्पीयर उठाकर चांसिक फाइट के लिए आगे आता है। वहीं जिनवू पैरासाइट विजन एक्टिवेट कर चुका है, जिससे उसके आसपास की दुनिया स्लो मोशन में चल रही है और उसका शरीर फेदर जैसा हल्का लग रहा है। बीस को स्ले करते हुए उसे लगता है जैसे वो स्टर फ्राई की इंग्रेडिएंट्स काट रहा हो। थोड़ी देर को वो सोचता है कि क्या वो फुल पावर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जल्दी डिसमिस कर देता है। वो सावधान है, खुद को जुनियोंग के लेवल तक लिमिट कर रहा है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि पैरासाइट उसकी बॉडी की इनेट एबिलिटीज एक्टिवेट कर रहा है। ये स्किल न सिर्फ उसकी पोटेंशियल बढ़ाता है, बल्कि वीकनेस डिटेक्शन स्किल भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसी स्किल से वो मंकी मॉन्स्टर की रिब केज तक देख लेता है। उसी वक्त सिस्टम स्क्रीन चेक करते हुए उसे लगता है कि पैरासाइट उसकी कॉस्ट से कहीं ज्यादा वैल्यूबल है। अगर उसने उसकी बॉडी टेक ओवर करने की कोशिश न की होती तो शायद। वो डिसाइड करता है कि बाद में इसकी कैपेबिलिटीज पर और रिसर्च करेगा। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि पैरासाइट अब उसे अडेप्ट कर रहा है, होस्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है और सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। फिर उसे बताया जाता है कि उसकी टीम ने अपने साइड के बीस्ट्स क्लियर कर दिए हैं। वो भी जवाब देता है कि उसने भी कर दिए। वो सब बीस्ट्स के कॉप्सेस के सामने खड़े हैं। जुनियोंग कमेंट करती है कि उसने 50% लेने की बात कही थी और 70% स्ले कर दिए। वो अनश्योर है कि कहीं ओवर तो नहीं कर दिया। वो रिप्लाई करती है कि हाँ, ये कन्वीनियंट है, लेकिन फिर उसके कान में विस्पर करती है कि उसे उसकी मेस साफ करनी पड़ी क्योंकि उसकी रिलेंटलेस फाइटिंग स्टाइल उसकी स्ट्रेंथ पर सवाल उठाती है। एक्सप्लोरर भी उसे हीरो डिक्लेयर करता है, बॉर्न टू फाइट। ये सुनकर वो अनसर्टन फील करता है कि शायद वो सच में बहुत आगे निकल गया है। जुनियोंग अपनी टीम को कहती है कि अब रैप अप करें और डाउन जेम्स कलेक्ट करें, इससे पहले कि और बीस्ट्स आ जाएं। तभी चांसिक उसे एड्रेस करता है। वो उसे प्रेस करने वाली होती है, लेकिन वो बीच में बोल पड़ता है कि अब उन्हें एक और प्रॉब्लम हो सकती है, माइनस एक और एक्सपीडिशन टीम जो साइज में उनसे दोगुनी है। ये टीम इतनी क्लेवर है कि उनकी फाइट के दौरान उन्हें वॉच कर रही थी। वो सबको तुरंत अलर्ट करती है फाइटिंग पोजीशंस लेने के लिए। जिनवू समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है जब ये टीम बीस्ट से बनी नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये अंडरग्राउंड है, बेसिकली लॉलेस टेरिटरी, तो थेफ्ट कॉमन है। टीम्स आमतौर पर यही स्ट्रैटेजी यूज करती हैं। जब जूनी की टीम फाइट में बिजी है तो दूसरे वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इतने थक जाएंगे कि डिफेंड ना कर सकें।
अगर चांसिक की डिटेक्शन स्किल्स न होती तो शायद वो पहले ही एम्बुश हो जाते। चांसिक इन्फॉर्म करता है कि दूसरी टीम रीग्रुप कर चुकी है। ये सेंसिंग करते हुए कि जुनियोंग की टीम अलर्ट है तो शायद वो एम्बुश छोड़ देंगे। जिनवू अज्यूम करता है कि वो वापस चले जाएंगे, लेकिन चांस करेक्ट करता है कि वो जरूर लौटेंगे। फिर जुनियोंग अपनी टीम से कहती है कि अलर्ट रहो, वो पहले से टायर्ड हैं तो रन करना बेकार है। फिर वो हमारे लड़के की तरफ थोड़ी अपॉलोजेटिक होकर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो ह्यूमन से भी लड़ सकता है। वो स्मर्क के साथ अफर्म करता है कि हाँ, और कैजुअली कहता है कि उसे तो अब उनसे लगाव भी हो गया है। दूसरी टीम आती है और जुनियोंग व उसके टीममेट्स के फेसेस सावर हो जाते हैं। ये जोंगचू की टीम है जो उसके साथ बैड ब्लड के लिए मशहूर है। वो रेड हेड फ्रीक तुरंत जुनियोंग को टॉन्ट करना शुरू कर देता है उसकी लास्ट एक्सपीडिशन फेलियर पर, रूमर छेड़कर कि उसकी टीम हेल स्पाइडर्स द्वारा मैसेकर्ड हुई थी, लेकिन अब वो इंटैक्ट खड़ी है। और हाँ, कन्वीनियंटली उसके पास उन मॉन्स्टर्स के बॉडीज भी स्पेयर हैं। अनॉयड होकर वो उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन वो न्यूसेंस इंसिस्ट करता है कि वो बस पास थ्रू कर रहा है और वैल्यूबल सर्च करनी है, क्योंकि जाहिर तौर पर जुनियोंग उसके रास्ते में है। ये सर्कस देखते हुए हमारा लड़का आईब्रा उठाता है, क्लियरली क्यूरियस है उस इरिटेटिंग रेडहेड के बारे में। चांसिक बताता है कि ये इंसान एक्सपीडिशन एसोसिएशन से है जिसको गवर्नमेंट का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि ये घमंडी मूर्ख सोचता है कि वो तय कर सकता है कि कौन लैबिरिंथ में एंटर कर सकता है और कौन नहीं। जिनवू को विश्वास नहीं होता कि गवर्नमेंट ऐसे चोरों को यहाँ आने की इजाज़त देगी, लेकिन चांसिक बताता है कि एसोसिएशन की पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत कम टीम्स हैं जो इसके हिस्सा नहीं है, जिससे एसोसिएशन बेहद अमीर भी है। इसलिए ये टीम्स इतनी घमंडी हरकत करते हैं जैसे पूरे अंडरग्राउंड के मालिक हों। जिनवू को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी समय वो अपनी डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है जो उसे एनिमी की एबिलिटीज देखने में मदद करती है। उसकी सरप्राइज के लिए सॉन्ग जुनियोंग से थोड़ा मजबूत है, बाकी सभी या तो लेवल 7 है या उससे नीचे। उनकी असेसमेंट करते हुए जिनवू ने एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर फ्लैश की एक ईविल स्माइल भी नोटिस की। स्पष्ट है कि वे कमजोर टीम्स को पूरी तरह से बर्बाद करने के आदी हैं। ये केवल समय की बात है जब तक कि सॉन्ग की टीम जुनियोंग की टीम को क्रैश न कर दे, बस जिनवू को छोड़कर। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है जब वो उन स्मग और ग्रीडी चेहरों को देखता है। उनके आईज में मौजूद भयंकर भूख देखकर डिस्गस्ट उसके अंदर उठता है। उसका डिस्गस्ट इतनी इंटेंसिटी से बॉयल करता है कि वो ब्लड लस्ट में बदल जाता है। ये उसके शरीर से इतनी ताकतवर लहर की तरह बहता है कि उसके टीममेट्स भी इसे महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में जुनियोंग मानती है कि शायद पास में कोई लैबिरिंथ किंग हो सकता है, जो पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि असली लैबिरिंथ किंग ठीक उसके पीछे खड़ा है जो ब्लड थर्स्ट फैल रहा है। उसके थॉट्स को सॉन्ग इंटरप्ट करता है जो उनके डरपोक फेसेस का मजाक उड़ाता है। उनके टिमिड रिएक्शंस उसे सीन का विलन महसूस कराते हैं और आयरॉनिकल है कि वो सच में कुछ हद तक विलन ही है। वो स्नियर करता है कि वो उसे मदद करना पसंद करेगा, खासकर क्योंकि उसने स्पाइडर एक्सपीडिशन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक इरिटेटिंग विंग के साथ वो जोड़ता है कि उसे काम करना है। फिर थिएट्रिकल फ्लेयर के साथ वो अपनी टीम को मॉकिंगली कहता है कि वे आगे बढ़ें और जुनियोंग के लूट को छुए नहीं। हमारे एमसी की तरफ मुड़ते हुए वो प्लेफुल टोन छोड़कर सीरियस हो जाता है। वो जिनवू को वार्न करता है कि जुनियोंग के लुक्स में मत फंसो और उसके टीम का हिस्सा बनने में अपना समय वेस्ट मत करो, क्योंकि उसने अपनी टीम को एसोसिएशन में रजिस्टर भी नहीं किया है। उसने पहले ही जिनवू की ताकत डिटेक्ट कर ली है और उसे अपनी एसोसिएशन बैक टीम में जगह ऑफर करता है। हमारे एमसी ने ड्राइली जवाब दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। सॉन्ग पूरे आंसर को सुनने की बॉदर नहीं करता। एक स्मर्क के साथ वो उन्हें गुड बाय कहता है और एक फाइनल प्रॉमिस हवा में छोड़ता है कि वो जुनियोंग को डीपर फ्लोर पर देखेगा। जुनियोंग विजिबली एंग्री है सॉन्ग की ऑडेसिटी पर। चांसिक उसे और जिनवू को काम करने की कोशिश करता है, याद दिलाते हुए कि कम से कम उन्होंने इसे ब्लडशेड के बिना सुलझा लिया। जब वे जिनवू को अजीब नजरों से देखते हैं वो कंफ्यूजन में ब्लिंक करता है और पूछता है कि कुछ हुआ क्या। चांसिक उसे अर्ज करता है कि कुछ भी छिपाए नहीं, ये पॉइंटिंग आउट करते हुए कि उन्होंने डेफिनेटली उसकी ब्लड लस्ट महसूस की। जिनवू इसे लेजी एक्सक्यूज के साथ ब्रश ऑफ करता है, कहता है कि बस उसका हॉट हेडेडनेस एक्ट कर रहा है। बाकी टीम कुछ महसूस नहीं करती, इसलिए साइलेंट रहती है। चांसिक एक्सप्लेन करता है कि ब्लड लस्ट कुछ ही हायर डंजन बेबीज ही सेंस कर सकते हैं। अगर सभी इसे महसूस कर सकते तो पूरा जगह कांस्टेंट केओस में होता। इस बीच जिनवू जुनियोंग की तरफ कैजुअली टर्न्स करके पूछता है कि उसका सॉन्ग से क्या कनेक्शन है। वो बताती है कि वे दोनों उसी लैबिरिंथ में पैदा हुए और बड़े हुए हैं और कि सॉन्ग वास्तव में पहले अच्छा लीडर था, लेकिन जब वो सरफेस पर गया शायद उसने नॉर्मल ह्यूमन ग्रीड कैच कर लिया और पैसे का एडिक्टेड हो गया। वो भी शॉक्ड है कि उसने कैसे चेंज किया। फिर वो अपनी टीम की तरफ टर्न्स करती है और कहती है कि सब रैप अप करें ताकि वे डिफीटेड बीस्ट से लूट जमा कर सकें। चांसिक नॉट के साथ अग्री करता है, क्लियरली खुश कि वो कुछ लेस ड्रामेटिक पर फोकस कर रहा है। जिनवू उसे उनके इनिशियल प्लान के बारे में याद दिलाता है कि वे 6th फ्लोर जाएं। वो एक्सप्लेन करती है कि सॉन्ग की टीम के कारण वे मेजर ऑब्स्टिकल बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उन्हें एम्बुश करने की कोशिश की थी। साथ ही सॉन्ग की टीम इतनी बड़ी है कि सभी बीस्ट्स अट्रैक्ट कर सकती है। यूजुअली वो अपनी टीम के साथ अकेले आगे बढ़ती, लेकिन जिनवू की वजह से उनके पास पहले ही काफी मटेरियल है। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी टीम ने अपना काम फिनिश कर लिया है। वो सबको गैदर और रैप अप करने को कहती है।
एक अनइवेंटफुल वीक के बाद डंजन के बॉटम में ये रिलीफ है कि इस बार सभी अलाइव हैं। जुनयोंग थैंकफुल है कि वे सॉन्ग के और डैमेज करने से पहले बाहर निकल गए। इस बीच जिनवू एसोसिएशन और सॉन्ग के बारे में रिसर्च करना चाहता है। जैसे ही वो जुनयोंग से गुड बाय कहता है, वो अपने मेन सोर्स बेक की तरफ टर्न्स करता है, जो कोइंसिडेंटली सॉन्ग को अच्छी तरह जानता है। बेक रिवील करता है कि उसकी स्किल्स की वजह से सॉन्ग एसोसिएशन का सूडो लीडर बन गया है। बाइक अग्री करता है कि एसोसिएशन का डंजन के एंट्रेंसेस और एग्जिट्स पर कंट्रोल एक्सप्लोरर कैजुअलिटीज कम करने में मदद करता है। जिनवू सरप्राइज होता है कि सर्वाइवल रेट इंक्रीज हुआ है। बाइक एक्सप्लेन करता है कि पहले लोअर फ्लोर्स के डंजन बेबीज एक्सप्लोरर्स को डंजन क्लियर करने ले जाते थे, लेकिन प्रोसेस में ज्यादातर मर जाते थे। उस समय सर्वाइवल रेट 50% था। इसलिए ये कंट्रोल की तरह नहीं बल्कि एसोसिएशन द्वारा डंजन को रेगुलेट करने जैसा लगता था, इसलिए लोग उन्हें फेवर करते हैं। जिनवू रियलाइज करता है कि ये सिस्टम बेसिकली उन कॉमिक्स के एडवेंचर गिल्ड जैसा है जो उसने पढ़ा है। फिर वो बायक से पूछता है कि सॉन्ग किसी शेडी बिजनेस में इन्वॉल्व है क्या। बाइक जवाब देता है कि उसे कोई पता नहीं, लेकिन अगर सॉन्ग ने कुछ ईविल किया भी है तो इसे सीक्रेट रखा गया, क्योंकि कोई भी अंडरग्राउंड में क्या हो रहा है नहीं जानता। जिनवू उसे याद दिलाता है कि वो लोगों पर स्पाई कर सकता है, लेकिन बाइक श्रग करता है और कहता है कि नीचे सच में क्या हो रहा है ये पता लगाना मुश्किल है। बेक बस रूमर्स का विंड कैच कर सकता है। फिर वो पॉज करता है, कुछ याद आता है और ह्यूमन हंटर्स का टॉपिक लाता है, जिससे जिनवू कंफ्यूज हो जाता है। बाइक एक्सप्लेन करता है कि ये ह्यूमन हंटर्स हाई लेवल डंजन बेबीज का ग्रुप हैं, जिनका कोई एक्सप्लोरर एफिलिएशन नहीं है और जो अंडरग्राउंड जाकर टीम्स को लूट करते हैं। वे यूजुअली अपने फेसेस बांडाना से कवर करते हैं, अपनी आइडेंटिटीज हाइड करने के लिए। बेक वॉर्न करता है जिनवू को कि इनसे सावधान रहे, जिसे जिनवू अप्रिशिएट करता है। बेक जाने से पहले जिनवू से पूछता है कि डाउन जेम्स सेल करने आए हैं क्या। जिनवू जवाब देता है कि उसके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बस अपनी टीम का शेयर लेता है। आगे वॉकिंग करते हुए उसके थॉट्स एसोसिएशन की तरफ लौटते हैं और वो कंक्लूड करता है कि जुनयोंग के पास उन्हें डिसलाइक करने का कोई और कारण होना चाहिए गिवन उनकी अच्छी रेपुटेशन। फिर भी वो डिसाइड करता है कि इसमें स्टे आउट रहेगा, शामिल नहीं होना चाहता। कुछ समय बाद वो अपने लैबिरिंथ के अंदर वापस आता है। डोमिनिक सरप्राइज होती है कि वो अर्ली रिटर्न हुआ। वो एक्सप्लेन करता है कि एक्सपीडिशन शेड्यूल से पहले खत्म हो गया। उसकी डाउनकास्ट एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए वो पूछता है कि कुछ हुआ क्या। वो रिवील करती है कि बार में उनका एक और गेस्ट वेट कर रहा है। वो अज्यूम करता है कि कोई और ब्लैक मर्चेंट है, लेकिन वो करेक्ट करती है कि ये एक अंडर एल्फ मर्सनरी है। पहले कंफ्यूज होकर वो डिसाइड करता है कि खुद जाकर देखे। रास्ते में डोमिनिक वॉर्न करती है कि अंडर एल्फ्स टिपिकली अनट्रस्टवर्दी होते हैं, लॉयल्टी नहीं रखते, इसलिए उन्हें हायर नहीं करना बेहतर है। वो काउंटर करता है, अगर ये सच है तो उसने क्यों अंदर बुलाया इंस्टेड ऑफ शो ऑफ करने की। वो एडमिट करती है कि उनके पास ट्रेंड अजाइल वॉरियर नहीं है, जैसे वो, और सोचती है कि मर्सनरी की स्किल्स फायदा दे सकती हैं। वो अग्री करता है और कहता है कि वरी मत करो। डिसाइड करता है कि एल्फ से खुद मिलकर सिचुएशन को साइज अप करे। फिर वे बार में एंटर करते हैं जहां एल्फ एक क्लॉक के अंदर छुपा था। जैसे ही वे अप्रोच करते हैं वो रिवील करती है कि वो रिक्शाशा है। जब रिक्शाशा जिनवू को देखती है, डोमिनिक इमीडिएटली उसकी एटीट्यूड डिसलाइक करती है और याद दिलाती है कि मास्टर को ग्रीट करे। इसे क्यू के रूप में लेकर रिक्शाशा क्विकली बो करती है और अपोलोजाइज करती है उसके डोमेन में बिना परमिशन एंटर करने के लिए। फिर वो परमिशन मांगती है इंट्रोड्यूस होने की, जिसे वो साइलेंटली ग्रांट करता है। वो अपना नाम बताती है। जैसे ही वो उसकी वेपन देखता है, उसका टोन डार्क हो जाता है। जब वो अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, डोमिनिक रेडी होती है स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन वो उसे रोकता है। लोअर्ड फेस के साथ रिक्शाशा एडमिट करती है कि ये एक टेस्ट था उसकी स्ट्रेंथ गेज करने के लिए और अपोलोजाइज करती है। जिनवू उसे रोकता है, कहता है कि कट द क्रैप और पॉइंट पर आओ। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने पहले कभी ह्यूमन को थ्रोन पर बैठे नहीं देखा और बस उसे टेस्ट करना चाहा। जिनवू जोकिंगली पूछता है कि क्या उसने पास किया। वो अश्योर करती है कि उसने अपनी स्टांड से कोई हार्म नहीं किया, जबकि डोमिनिक विजिबली एंग्री रहती है रिक्शाशा पर। पॉइंट पर आते हुए जिनवू पूछता है उसकी स्किल्स के बारे में, जो हैं रिकॉनेसेंस, एक्सप्लोरेशन और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। उसे ये स्किल्स पसंद आते हैं और डिसाइड करता है कि उसे हायर करे, जो इमीडिएटली डोमिनिक को गुस्सा दिलाता है। फिर वो रिक्शाशा से पूछता है कि उसके पीछे चले ताकि वे रास्ते में उसकी लैबिरिंथ की ओर आगे डिटेल्स डिस्कस कर सकें। आगे बढ़ने से पहले रिक्शाशा एक स्मग फ्लैश करती है, क्लियरली फ्यूमिंग डोमिनिक को प्रोवोक करने के लिए। नागा लैबिरिंथ ऑब्जर्व करते हुए अनबिनोन्स टू सभी रिक्शाशा सब कुछ ऑब्जर्व करती है। वो कंक्लूड करती है कि लैबिरिंथ बहुत एमेचरिशली मैनेज्ड है, क्योंकि ट्रैप्स नहीं है और कोर पूरी तरह एक्सपोज्ड है एनीवन को देखने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्कर्स कंप्लीटली अनअलर्ट लगते हैं। ये सब उसे वंडर कराता है कि जिनवू सच में जानता है कि इस लैबिरिंथ का ओनर होने का मतलब क्या है। फिर वो नागस को खेलते हुए नोटिस करती है और जिनवू को पॉइंट करती है। वो रिवील करता है कि वे ऑफ ड्यूटी हैं, जिससे वो स्टंड होती है। वो और ज्यादा कंफ्यूज होती है जब वो एक्सप्लेन करता है कि वो इंश्योर करता है कि उसके वर्कर्स को इनफ फूड और रेस्ट मिले, जिससे वे ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। वो उनकी सिचुएशन रिलेट करती है, क्योंकि वो कभी खुद डिगर था।
उस पर वो कंक्लूड करती है कि उसकी माइंडसेट वीक है, लेकिन उसका लैबिरिंथ ओवरऑल वर्थलेस है। जिनवू फिर डोमिनिक से पूछता है ट्रेनर के बारे में और क्या आज ट्रेनिंग है। वो रिप्लाई करती है कि इस बार मैजिशियन है। इस बीच रिक्शाशा डिसाइड करती है कि प्लान के साथ चलेगी।